हेलो बच्चों। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं बच्चों। मेरा नाम सुमित है, मेरे इनिशियल्स हैं SKU। और बिफोर डिस्कसिंग IIT 1979 क्वेश्चन पेपर, हम तीन बातें मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहले ये कि जैसा कि AKJ सर ने आपको बताया था कि 2010 से पहले के जो हैं वो IIT JEE के वीडियो सॉल्यूशंस नहीं हैं, और वो चाहते थे कि सारे सारे वीडियो सॉल्यूशंस जो हैं वो बच्चों को अवेलेबल कराए जाएं बिफोर IIT JEE। तो अगर हम 78 से लेकर के 2020 तक के वीडियो बनाएंगे तो करीब करीब 40-42 साल के वीडियो हो जाएंगे। तो जो कि 30 दिनों के अंदर बनाना अकेले एक ही जिसर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे तो ही आस्क्ड मी कि अगर मैं चाहूँ तो साथ में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो आई वाज मोर देन हैप्पी, है ना। तो मैंने बोला सर मैं ज़रूर जो है वो ट्राई करूँगा। तो आप लोग पहले तो बच्चों बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको जो है वीडियो सॉल्यूशंस कैसे लग रहे हैं, ये सीरीज जो है वो कैसी लग रही है, ताकि हमें थोड़ा और एनकरेजमेंट मिले, है ना। थोड़ा और एनकरेज हो हम ऐसे ऐसी चीज़ें और बच्चों के लिए लाने के लिए ना। सेकंड बात जो है मैं डिस्कस करना चाहूँगा बच्चों वो ये कि अ, आप लोगों को इसमें आप देखोगे कि मैंने ना बीच बीच में कुछ कुछ ये पहले से ही डायग्राम बना करके रखे हैं। देखो आपका पेपर बहुत ही पास है JEE एडवांस का। हम नहीं चाहते हैं कि जो बात 1 घंटे में डिलीवर की जा सकती है उसके लिए हम आपका 2-3 घंटे लें, ठीक है। तो जहाँ भी टाइम सेव करने लायक चीज़ें हैं वहाँ पर मैंने पहले से कुछ कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। बट आप डोंट वरी, मतलब कि मैंने पूरे पूरे सॉल्यूशन नहीं लिखे हैं, क्योंकि जब सॉल्यूशन साथ में लिखते हैं तो ही वो बेहतर समझ में आते हैं। बट थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने कभी कभी बीच बीच में कहीं कहीं तुम देखोगे मैंने एक दो डायग्राम बना दिए, ठीक है। तो ये थोड़ा वीडियो को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए। और तीसरी बात जो है वो ये कि कहीं कहीं हमने जो है वो वोटर मार्क से लगा रखे हैं, जैसे ये वाला SKU सर हो गया, ठीक है। तो ये मुझे AKJ सर ने लगाने के लिए बोला था कि ताकि ऐसा ना हो कि, क्योंकि हमारी यहाँ पर जो है वीडियो तो आ नहीं रही है ना, तो ऐसा ना हो कि कोई भी बंदा डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर ले, और है ना। तो थोड़ा सा ये अपने क्या बोलते हैं उसको, कि अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को थोड़ा सा जो है वो कॉपीराइट टाइप से बचा, मतलब जो भी है, मतलब है ना, तो उसके लिए डाला गया है, ठीक है। तो इसमें आपको इरिटेट नहीं होना है ना, कहीं सोचो कि ये क्या आदमी है अपने आप को, सॉरी, अपने आप को ज्यादा ही समझ रहा है कि बार बार हर जगह SKU डाल रहा है। तो ये मैंने AKJ सर के कहने पर ही डाला है, ठीक है। तो इससे आपको इरिटेट नहीं होना है, मेरे कहने का मतलब ये। तो अब इन सारी बातों के साथ जो है बच्चों हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। अच्छा, JEE में जो है वो पहले पुराने जमानों में क्योंकि कोचिंग वगैरह होती नहीं थी तो क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी है, खासकर जो 80s वगैरह के क्वेश्चन है। 90s वगैरह में तो अच्छे आने लगे थे क्योंकि कोचिंग वगैरह भी सेटअप हुई थी ना। तो हम, अगर क्वेश्चन इजी है तो हम उसके आसपास की बातें भी थोड़ी सी कवर कर लिया करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन रिलेटेड ही करना है ना। तो अगर कोई बंदा वैसे भी इसको सिर्फ क्वेश्चन सोल्विंग नहीं, सिर्फ उसको मतलब उसके आसपास की नॉलेज को भी जो है वो लेना चाहता है, तो वो भी अपन साथ में डिस्कस कर लेंगे जहां भी पॉसिबल हो पाएगा। बट इतना भी नहीं कि बहुत लेंदी बना दे उसको, ठीक है। खैर, पहला क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक कंपोजिट रोड दे दी गई है, यानी कि दो अलग अलग मटेरियल से मिलकर के बनी होगी। एक तो कॉपर है, एक दूसरा मटेरियल है, बताया नहीं कौन सा है, ठीक है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है पूरा पूरा सिस्टम। और रोड का टोटल लेंथ 1 मीटर है और कॉपर का 30 सेंटीमीटर। तो अगर कॉपर का 30 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है हमारी दूसरी जो है वो अपने आप ही कितनी हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। टेम्परेचर बढ़ाया गया 125 तक। तो इस रोड का लेंथ जो है वो इतना बढ़ गया। अगर रोड का लेंथ इतना बढ़ गया है तो अपने से पूछा गया है कि इस वाली रोड का जो है वो अल्फा कितना होगा। एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया, एक और पूछा गया है जिसको मैं बाद में लूंगा, ठीक है। इतने वाले पार्ट को मैंने अभी रीड नहीं किया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कॉपर से जो दूसरी वाली वायर है उसका अल्फा कितना होगा, कॉपर वाले का गिवन है, ठीक है। तो पहले तो हम इस वाले पार्ट के ऊपर आते हैं। तो मेरे ख्याल से होपफुली आप सब लोगों को, बच्चों को मालूम होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रोड का तो अल्फा एल डेल्टा टी जो है वो रोड में इंक्रीमेंट आता है, रोड की लंबाई में। तो पहली वाली रोड के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, ये एल सी, अल्फा सी डेल्टा टी। और दूसरी वाली रोड को मैंने एल बोल दिया, अल्फा डेल्टा टी। और ये इंक्रीमेंट कितना है बच्चों, आप यहाँ पे देख पाओगे 1.91 मिलीमीटर, है ना। तो 1.91 मिलीमीटर मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। एल सी का वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, मैंने 30 पुट कर दिया। अल्फा सी का वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 1.7 इंटू में 10⁻⁻5। और यहाँ पर हमारा आ गया डेल्टा टी का वैल्यू 100, ठीक है। यहाँ पर भी मैं पुट कर देता हूँ एल का वैल्यू 70 सेंटीमीटर, अल्फा हमें निकालना है, और डेल्टा टी का वैल्यू 100, विच इज नथिंग बट 1.91 मिलीमीटर। इसको भी अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वी कैन राइट इट डाउन एज 0.191 सेंटीमीटर, ठीक है। तब इसको अपन थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पे पाएंगे कि दो तीन जीरो से कट गया, तो दिस विल बिकम 0.051
है ना, और ये हो जाएगा यहाँ पर 7 × 10⁻³ और यहाँ हो जाएगा 0.191। ठीक है, तो हो जाएगा 7 × 10⁻³ इज इक्वल टू, यू विल सोल्व इट और आप पाओगे कि 0.014 बन रहा है, जिसको अपन 14 × 10⁻² भी लिख पाएंगे। तो यहाँ से बच्चों अल्फा का वैल्यू कितना निकल करके आ गया आपका, 2 × 10⁻⁻5 निकल करके आ गया। ठीक है, ऐसा यूनिट अपन आगे पुट कर लेंगे। तो आप लोग थोड़े से, है ना, आपको लगा कि कितना इजी है, काश अपन भी उस जमाने में पैदा हुए होते। हालांकि लेंदी बड़ा था, है ना, तो ये भी आपको एक आर्ट जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ अक्सर जो जेई है ना, वो क्वेश्चन इतने बड़े बड़े पूछती है और बच्चा स्टेटमेंट को देख करके ही घबरा जाता है। खासकर अब आप देखोगे कई बार मैग्नेटिज्म वगैरह में क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन उनका बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत ही इजी होता है। तो आपके आपके अंदर एक कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी भी होनी चाहिए। खैर वो अभी तो एकदम से इंप्रूव नहीं होगी, वो तो आपने काम किया होगा तो अच्छी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, चलो अब हम आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाला पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा बेहतर है। वो बोल रहा है कि व्हेन द टू कंपोजिट रोड इज नॉट अलाउड टू एक्सपेंड बाय होल्डिंग इट बिटवीन रिजिड वॉल्स, है ना। तो दो रिजिड वॉल के बीच में अगर मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगा ही देता हूँ इसको रिजिड वॉल के बीच में। तो लेट्स से मैंने ये रिजिड वॉल के बीच में लगा दिया ऐसे करके, मैंने इसको अलाउ नहीं किया एक्सपेंड होने के लिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है उसके बाद, तो ये क्या बोल रहा है कि इट इज फाउंड दैट लेंथ ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट डजंट चेंज विद राइज इन टेम्परेचर। मतलब ये ग्रीन वाली का लेंथ भी उतना ही रहेगा और ये हमारी जो पर्पल वाली है इसका लेंथ भी उतना ही रहेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो बीच वाला जंक्शन है ये मूव नहीं करेगा, है ना। ये जंक्शन इधर भी मूव नहीं करेगा, जंक्शन इधर भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाली बात अपने को बोल रखी है। तो ऐसे सूरत हाल में पूछा गया आपको यंग मॉडुलस क्या होगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा जो है वो थर्मल एक्सपेंशन के अंदर लेके जाना चाहूंगा। होपफुली आप सब लोगों को ये वाली बात मालूम होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा क्विकली इसको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये एल लेंथ की एक आपके सामने रोड रखी हुई है और आपने इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है कि इसका चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। बट इसके अंदर स्ट्रेन जो है वो क्या रहेगा, हमारा जीरो रहेगा। ठीक है, स्ट्रेन का वैल्यू कितना रहेगा बच्चों, जीरो। ठीक है, ऐसा क्यों, हालांकि लेंथ हमारी इंक्रीज की है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रेन में जो लेंथ होता है, स्ट्रेन का अपन फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल होता है। तो ये जो लेंथ होता है ये होता है उसकी नेचुरल लेंथ से आपने कितना उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर रखा है। ठीक है, इस वाली बात को आपको समझना पड़ेगा। सिंपली नहीं बोलते आप, जैसे अगर आप बोलोगे टेम्परेचर टी पे इसकी नेचुरल लेंथ एल है, तो टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी नेचुरल लेंथ हो जाएगी एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। तो ये अपनी नेचुरल लेंथ में ही तो है। देखो भाई, स्ट्रेस या स्ट्रेन कब आता है, अब तुम्हारे जीवन में भी स्ट्रेस कब आता है, जहां तुम होना चाहते हो वहां पर तुम नहीं हो, तभी तो स्ट्रेस आता है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो, लेकिन मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, तो मैं स्ट्रेस में आ जाऊंगा, है ना। मैं चाहता हूँ अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं चाह रहा हूँ मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो, तो जो नहीं है मैं उसको चाह रहा हूं, है ना, या फिर जो मैं चाह रहा हूं मैं उस पोजीशन में नहीं हूं, तो ही स्ट्रेस डेवलप होता है। सेम कहानी रोड में भी है। भाई रोड का नेचुरल लेंथ कितना है, अब इस टेम्परेचर पे इसका नेचुरल लेंथ इतना है, एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। और इतना अगर तुमने होने दिया, तो ये इतना ही होना चाह रही थी और तुमने इसको इतना ही होने दिया, तो इसके अंदर किसी भी तरह का इंटरनल जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा नहीं होते हैं, तो कोई भी ये स्ट्रेस एक्सपीरियंस नहीं करती है और इसके अंदर कोई भी स्ट्रेन हम कंसीडर नहीं करते हैं। बल्कि इसमें उल्टा होता है, क्या होता है, अगर सपोज करो ये रोड तुम्हारी एल की थी और तुमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर इसको तुमने बांध दिया। ठीक है, यहाँ से तुमने इसको बांध दिया, तुमने बोला मैं आपको एक्सपेंड करना अलाउ नहीं करूंगा, बट आपने इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया, डेल्टा टी बढ़ा दिया। तो अब इसकी लेंथ तो एल ही रह गई, है ना। तो देखने में क्या लगेगा, अभी भी टी टेम्परेचर पे भी इसकी लेंथ एल और टी प्लस डेल्टा टी पे भी इसकी लेंथ एल, तो देखने में लगेगा कि कोई भी स्ट्रेन नहीं आया, बट एक्चुअली में यहाँ पर स्ट्रेन आया है, क्योंकि अब इस टेम्परेचर पर इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी हो गई है। ये इतनी लेंथ तक बढ़ जाना चाह रही है, लेकिन आप लोगों ने इसको बढ़ने नहीं दिया है, हमने इसकी लेंथ कितनी रखी है, एल ही रखी हुई है। तो ये एल अल्फा डेल्टा टी का कंप्रेसिव स्ट्रेन जो है वो फील करेगी, क्योंकि चाह रही थी एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी हो जाऊं, बट ये है कितनी, एल ही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो स्ट्रेन का वैल्यू आएगा, दैट वी कैन राइट इट डाउन एज एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन में नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ भी एल लिखना ठीक नहीं है अब इसकी ना, इसकी नेचुरल लेंथ ये हो चुकी है, तो वी शुड राइट एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। बट ये वाला फैक्टर इसके मुकाबले बहुत छोटा होता है, तो अपन अक्सर यहाँ पर अपन ऐसे लिख देते हैं एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन में
एल ही लिख देते हैं, ठीक है। बट मोर एक्यूरेट ये है, अगर ऑप्शन में दोनों गिवन हो तो अपने को इस वाले को टिक करना चाहिए, ठीक है। बट क्योंकि एल अल्फा डेल्टा टी एल के मुकाबले बहुत छोटा होता है, तो अपन अक्सर जो है यहाँ पर एल ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जो है बहुत अच्छे बच्चे हो और आप सब ने ये वाली चीज पढ़ रखी, तो आपको इतना सरप्राइजिंग नहीं लग रहा होगा। मे भी आपको लग रहा हो कि आगे बढ़ भाई, बहुत हो गया, ये हम जानते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को ना मालूम हो, तो अपना फर्ज बनता है कि अपना पूरी बातें एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग यहाँ पर निकल करके आता है कि जब रोड का लेंथ बढ़ रहा है तब तो कोई स्ट्रेन नहीं है, और जब रोड का लेंथ कांस्टेंट है तब जो है उसके अंदर स्ट्रेन आ रहा है। यानी कि अपने को अपना स्ट्रेन का जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग अपनी बेहतर बनानी पड़ेगी। तो ये चेंज लेंथ रोड में नहीं होती, ये उसकी जो भी नेचुरल लेंथ है उससे कितना आपने उसको इलोंगेट कर रखा है या कितना उसने कंप्रेस कर रखा है, वो होता है ये, ठीक है। तो ये वाली बात तो आपने जान ही ली। अब इसके अलावा मैं अगली वाली बात पे आता हूँ। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बोल दूं। सपोज करो तुम्हारी रोड ऐसे थी, है ना, एल, और तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाते टी से टी प्लस डेल्टा टी, तो इसकी लेंथ हो जाने वाली थी एल प्लस 5 मिलीमीटर, मान लेते हैं, ठीक है। और तुमने थोड़ा बहुत पार्शियल तुमने एक्सपेंशन अलाउड कर दिया। तुमने बोला एल प्लस 5 मिलीमीटर तू हो जाना चाह रही है, एक काम कर 3 मिलीमीटर तुझे बढ़ने का अलाउ दे दूंगा मैं। ये वाला जो गैप है ये कितने का है, 3 मिलीमीटर का है। बट आगे के 2 मिलीमीटर नहीं बढ़ने दूंगा। तो हमने इसको थोड़ा बहुत बढ़ने दिया। हमने कितना बढ़ने दिया, 3 मिलीमीटर। तो कितना और बढ़ जाना चाह रही थी, 2 मिलीमीटर और बढ़ जाना चाह रही थी, लेकिन हमने वो नहीं बढ़ने दिया। टोटल 5 बढ़ना चाह रही थी, हमने 3 बढ़ने दिया। तो 2 और बढ़ना चाह रही थी जो ये नहीं बढ़ पाई। तो आपका यहाँ पर जो स्ट्रेन आएगा वो आएगा 2 अपॉन में जो भी इसकी नेचुरल लेंथ है, ठीक है। उसको एल बोलो या एल प्लस 5 बोलो, मैं तो एल प्लस 5 बोलूंगा, मोर टेक्निकली करेक्ट है, ठीक है। तो कई बार अपन बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं करने देते उसको, कई बार अपन पार्शियल एक्सपेंशन जो है वो उसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो अगर पार्शियल एक्सपेंशन अलाउ कर देते हैं तो जितना बाकी रह गया, जितना वो और बढ़ जाना चाह रहा था, उसके कोरस्पॉन्डिंग ही हमारा स्ट्रेन डेवलप होता है, ठीक है। अब इस वाली बात पे आते हैं अपन बच्चों। अगर कंपोजिट रोड है, ठीक है, कंपोजिट रोड है, दो रोड मैंने यहाँ पर ले लिए, ठीक है। अब इसका लेंथ L1 है, Y1 अल्फा 1, मैंने एरिया दोनों का सेम मान लिया, अलग भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसका L2 Y2 अल्फा 2 जो है वो मैंने लेंथ, यंग मॉडुलस और लीनियर एक्सपेंशन मान लिए, ठीक है। इनका बीच का जो जंक्शन है उसको जो है वो हमने वाइट से मार्क किया है, ठीक है। लेट से मैंने इसको हीट किया, ये हमने बोल रखा है कि रोड वगैरह बेंड वगैरह कुछ नहीं होने वाली, ठीक है। तो अगर मैंने इसको हीट किया तो मैंने बोल दिया कि लेट से जंक्शन हमारा एक्स इधर मूव कर गया, ठीक है। अगर आपने ये वाली बात समझ ली तो मेरे ख्याल से थर्मल एक्सपेंशन में दिक्कत नहीं आने वाली। जेई यहाँ से जरूर सवाल पूछ सकता है, आपके सामने देखो पूछ भी रखा है, 1979 में पूछ रखा है, और दोबारा भी पूछ सकता है। हम आगे भी देखेंगे कितनी बार ये वाला इस चीज का वो इस्तेमाल करते हैं थर्मल स्ट्रेस के अंदर, है ना। तो ये जंक्शन जो है, ये जंक्शन आपका हमने मान लिया कि लेट से एक्स मूव किया है, ठीक है। अब देखो हम कैसे करेंगे। कब ये मूव किया, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया डेल्टा टी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो जब मैंने टेम्परेचर इसका डेल्टा टी इंक्रीज कर दिया, तो मैंने ये एज्यूम किया है कि लेट से जंक्शन मेरा यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। तो इस रोड पे अगर आपका एफ का फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर भी आपका एफ का ही फोर्स लगने वाला, दोनों साइड एफ एफ लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ से भी रिएक्शन हमारा एफ एफ का ही आने वाला है, ठीक है। तो हमने ये बात यहाँ पर बोल दी कि ये F1 और F2 जो है वो दोनों बराबर है, क्योंकि साथ में मैंने एरिया भी बराबर ले लिया। तो मैं बोल सकता हूँ कि F बाई ए दोनों रोड्स के लिए क्या है। तो मैं बोल सकता हूँ दोनों रोड्स पे स्ट्रेस का वैल्यू क्या आएगा, सेम निकल करके आएगा। अगर दोनों रोड्स के लिए स्ट्रेस का वैल्यू सेम है, तो आप लोग जानते हो बच्चों, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो आपका स्ट्रेस सेम है तो आपका यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन सेम हो जाएगा, ठीक है। यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन का वैल्यू आपका जो है वो सेम हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये वाली बात लिखी हुई, ठीक है। अगर एरिया सेम नहीं होंगे तो अपन क्या करेंगे, फोर्सेस को सेम कर देंगे। अगर एरिया सेम है तो अपन स्ट्रेस को सेम कर दिया, और स्ट्रेस होता है हमारा यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये वाली बात लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पर ये यंग मॉडुलस Y1। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों। अगर आपने डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो आपकी जो येलो वाली रोड है उसको मैं येलो से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, वो बढ़ जाना चाह रही थी L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, ठीक है। बट आपने उसको बढ़ना कितने दिया, एक्स बढ़ने दिया, एक्स तो बढ़ने दिया ना उसको। तो जो स्ट्रेन आया वो किसके कोरस्पॉन्डिंग आया, जितना वो बढ़ जाना चाह रही थी माइनस जितना तुमने बढ़ने दिया, है ना। वो तो अल्फा L1 अल्फा 1 डेल्टा टी बढ़ जाना चाह रही थी। अगर पूरा उसको बढ़ने देते तो कोई भी आपका जो है वो स्ट्रेन नहीं आता। अगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ना देते तो इतना ही आता। हमने पार्शियल बढ़ने दिया, तो हमने उसको एक्स बढ़ने दिया, तो जो भी कमी रह गई उसका वो स्ट्रेन महसूस कर रहा है ना।
तो हमने यहाँ पे डाला L1 अल्फा वन डेल्टा थीटा, डेल्टा टी को कई बार अपन डेल्टा थीटा भी लिखते हैं, ये तो होपफुली सबको मालूम होगा ना। माइनस में x अपॉन में ओरिजिन लेंथ को, जैसे मैंने बोला हम अक्सर जो है वो L1 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया स्ट्रेस पहली वाली वायर में। दूसरी वाली वायर में देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। तो Y2, ठीक है, अपन ये बैटरी ले लेते हैं Y2। और यहाँ पर देखो क्या, ये बढ़ना कितना चाह रहा था, ये जो ब्लू वाला है, इसको मैं ब्लू वाले से मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे अपन ये ले लेते हैं, जो ये ब्लू वाला है ये बढ़ना चाह रहा था मेरा L2 अल्फा टू डेल्टा टी। तो इसमें तो बहुत अत्याचार हुआ है ना, क्या अत्याचार हुआ इसके ऊपर, ये L2 अल्फा टू डेल्टा टी बढ़ जाना चाह रहा था, ये तो बढ़ने नहीं दिया बल्कि इसको x और घटा दिया, है ना। देखो बेचारे को ये चाह रहा था मैं बढ़ जाऊं, तो बढ़ने की बात तो छोड़, है ना, ये तो वैसी बात होगी, कोई चाह रहा है बंदा मेरा प्रमोशन हो, तेरा प्रमोशन तो हुआ ही नहीं, तेरा और डिमोशन और कर दिया, है ना। तो बंदा कितना ज्यादा स्ट्रेन में आ जाएगा, कितना ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा कि यार, है ना। अब अक्सर ये बंदे चाहते हैं कि मेरा 5 लाख का इंक्रीमेंट हो, 10 लाख का इंक्रीमेंट हो ना, तो उनको 2 लाख का इंक्रीमेंट मिलता है तो वो स्ट्रेन में रहते हैं कि लेकिन कम रहते हैं। लेकिन सपोज अगर कोई चाह रहा है कि मेरा 10 लाख का इंक्रीमेंट हो, 10 लाख घटा दिए उसके ना, तो बेचारा मारा जाएगा। तो L2 अल्फा टू डेल्टा टी का ये जो है, ये चाह रहा था मैं इतना बढ़ जाऊं, इतना बढ़ने तो दिया ही नहीं, बोला एक्स और घट जा। तो अब तो इसके अंदर स्ट्रेन जो है वो भयंकर आ गया, वो भी आ गया प्लस एक्स भी ऐड हो गया। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ गया आपका, प्लस में एक्स आ गया, अपॉन में ओरिजिनल कितनी है, L2 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इस एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, मैं जानता हूँ आप लोग इंटेलिजेंट हो, तो ये निकल करके आता है, ठीक है, एक्स का वैल्यू। अब ये वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं चाहूंगा भी नहीं कि आप लोग इसको याद रखें, लेकिन आगे वाली बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो, क्या चाहते हो आप, कि ये ज्वाइंट जो है ये मूव ना करे, तो एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फॉर दिस ज्वाइंट नॉट टू मूव, फॉर नोड लिख दूं इसको, फॉर नोड नॉट टू मूव, नॉट टू मूव, है ना। क्या कंडीशन निकल करके आएगी बच्चों, हमारी ये x का वैल्यू 0 तब होगा जब ये वाली कंडीशन आएगी, यानी कि y1 अल्फा वन इज इक्वल टू कितना आएगा, y2 अल्फा टू आएगा, ठीक है। तो इस वाली चीज की अपने को इस्तेमाल, अपने को जो है वो जरूरत पड़ने वाली इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि पहले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, बट आगे वाले क्वेश्चन इजी है, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आगे वाला यू विल सी कि थोड़ा सा जो है वो टाइम उनमें कम लगने वाला, ठीक है। तो अपन सेकंड वाली बात है बच्चों आते हैं, देखो अब इस वाली लाइन को मैं रीड करता हूँ। क्या लाइन बोली गई है? जब कंपोजिट रोड को अलाउ किया जाता है, अलाउ नहीं किया जाता है, एक्सपेंड करते हैं हम उसको, हीट करते हैं और उसको एक्सपेंशन अलाउ नहीं करते हैं, तो दोनों जो रोड है उनका लंबाई कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब जंक्शन कहीं भी मूव नहीं किया। तो अगर जंक्शन कहीं भी मूव नहीं किया तो हमने अभी कंडीशन निकाली बच्चों, वी कैन राइट इट डाउन एज, मैं कौन सा वाला पेन चूज करूं, लेट्स सी ये वाला। तो y1 अल्फा वन शुड बी इक्वल टू y2 अल्फा टू, आपका इजीली आंसर निकल करके आ जाएगा। मैं वैल्यू पुट करूं आपके लिए, तो मैं कर देता हूं, यहाँ पर आएगा 1.3 इंटू 10 की पावर 11, अल्फा वन हमने निकाल लिया, 1.7 निकाल के गिवन ही है, 10 की पावर -2, y2 अपने को निकालना है, अल्फा टू कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -5, ये तो ये कट गया, ठीक है। तो y2 का वैल्यू आ जाएगा 1.3 इंटू 1.7/2, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग इजीली सोल्व कर लोगे, आंसर इसका मैच कर जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। चलो हम चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की ओर, होपफुली जो है सॉल्यूशन सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला जो है वो तुम्हें देख करके लगेगा कि अरे क्या बच्चों वाला सवाल दे रखा है, बिल्कुल ही, क्योंकि उस जमाने में जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि जेई थोड़े इजी क्वेश्चन पूछती थी, क्योंकि बच्चों के पास कोचिंग वगैरह वो सब के लिए फैसिलिटी नहीं थी, है ना। अब उनको बच्चा तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो अपने पापा की उम्र के होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अपने पापाओं के लिए कोचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए जो है वो थोड़े जेई इजी सवाल देती थी। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 एंड म्यू टू, म्यू1 और म्यू टू में ये से रिलेशन जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली किस कंसेप्ट पे आधारित है ना। जब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि कन्वेक्स में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है आपका, कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। और कॉनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। कॉनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग, ठीक है। अपन ये सोचते हैं 10th क्लास के अंदर, बट कौन सा लेंस कन्वर्जिंग है कौन सा डाइवर्जिंग है वो इस वाली बात पे डिपेंड करता है, कि सपोज करो मैं रेज यहाँ पे उस पे एक पैरेलल रेज भेजता हूँ, अगर वो उनको कन्वर्ज कर देगा ऐसे करके, है ना, कन्वर्ज करेगा यानी कि वो आगे आकर के मिलेंगे, ठीक है। हम जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी वो, तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है फोकस के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं इंसिडेंट रे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लूं और इसको पॉजिटिव मान लूं, तो कन्वर्जिंग जो रे, जो कन्वर्जिंग जो मिर या लेंस होगा, वो इन्फिनिटी पे रखी ऑब्जेक्ट को इमेज जब बनाएगा, है ना, तो वो यहाँ पर बनाएगा, यानी अपने फोकस पर बनाएगा। और ये वाला डायरेक्शन क्या है बच्चों,
पॉजिटिव है, तो उसका फोकस क्या निकल करके आएगा, पॉजिटिव निकल करके आएगा, ठीक है। इसलिए अपन कन्वर्जिंग जो लेंस है उनका फोकस पॉजिटिव लेते हैं। ऑन दी अदर एंड अगर डाइवर्जिंग होगा, है ना, ये वाली बात अपन यहाँ से बोल पाएंगे ना, -1/u + 1/v = 1/f। तो अगर u का वैल्यू इंफिनिटी है तो v पक्का क्या होगा, f के बराबर होगा। अगर वो डाइवर्जिंग है तो f का वैल्यू नेगेटिव होगा, अगर वो कन्वर्जिंग है तो f का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो सारा किस बात पे डिपेंड करेगा, अगर मैं इंसिडेंट रे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लूं तो फोकल लेंथ का साइन गवर्न करेगा कि हमारा लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। अब कॉन्वेक्स के लिए ये वाला जो पार्ट होता है ये पॉजिटिव होता है बच्चों, है ना, फॉर कॉन्वेक्स दिस इज पॉजिटिव। आप लोग जानते हो कि पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि अगर आप इस वाली को नेगेटिव मान रहे हो, इस वाली को पॉजिटिव मान रहे हो, तो R1 जो है वो इस साइड आएगा सेंटर, ठीक है, तो दैट विल बी पॉजिटिव। और R2 इस साइड आएगा तो वो नेगेटिव होगा, लेकिन फॉर्मूले में पहले एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्वेक्स के लिए ये वाला साइड पॉजिटिव है, और कॉनकेव के लिए ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। क्योंकि हम जब बचपन में पढ़ते थे 10th क्लास में, जब भी मैं बचपन बोलता हूँ इसका मतलब 10th क्लास, तो वहां पर अपन मानते थे कि बाहर वैक्यूम है, तो आपका जो म्यू आर है वो हमेशा >1 रहता था ना। तो म्यू आर बेसिकली क्या हो गया, म्यू ऑफ लेंस ही हो गया, और म्यू ऑफ लेंस आपका जो है वो वैक्यूम से ज्यादा म्यू होगा, जाहिर सी बात है। तो ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव बनता था, तो इसीलिए कॉन्वेक्स हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर के कन्वर्जिंग लेंस बनता था, और कॉनकेव हमारा पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के डाइवर्जिंग लेंस बनता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखो आप, शेप आपको कॉन्वेक्स नजर आ रहा है, ठीक है, बट लेंस कैसे बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो डाइवर्जिंग की तरह कब बिहेव कर सकता है लेंस, जब फोकल लेंथ नेगेटिव हो। बट कॉन्वेक्स में ये वाला टर्म तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब इस वाले टर्म को नेगेटिव होना पड़ेगा। और ये वाला टर्म आपका क्या है, म्यू ऑफ लेंस अपॉन में म्यू ऑफ मीडियम। अगर ये <<1 है तो हम बोलेंगे जो लेंस का जो म्यू है दैट शुड बी << म्यू ऑफ मीडियम। तो यहाँ पर मीडियम क्या है बच्चों, म्यू 2, और लेंस का क्या है, म्यू, तो हम बोलेंगे यहाँ पर म्यू 2 बड़ा होना चाहिए म्यू से, तभी कॉन्वेक्स लेंस एज अ डाइवर्जिंग लेंस एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसको समराइज अपन कैसे कर सकते हैं, जो अपन बचपन में सोचते थे कि कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, वो तभी होता है जब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो। अगर बाहर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा तो उल्टा हो जाएगा, है ना, जो आपका कॉन्वेक्स है वो डाइवर्जिंग बन जाएगा, कॉनकेव कन्वर्जिंग बन जाएगा। रिसेंटली भी मेरे ख्याल से आईआईटी जेईई ने वाली बात पर जो है वो सवाल पूछा है, इफ आई एम नॉट करेक्ट, है ना, अभी रिसेंटली 18-19 मैंने जब ऑप्टिक्स डिस्कस किया था तो शीट के अंदर जो है वो सवाल देखा था क्लास के अंदर। तो उस वाली बात का इन्होंने कुछ हद तक, मैं नहीं कह रहा एग्जैक्टली वैसा ही था, लेकिन कुछ कुछ इसका रोल जो है उन्होंने वहां पर भी लिया हुआ था। खैर, हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोल रहा है बच्चों, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स फेक्स, है ना, ये एक हमें प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, और म्यू इसका 1.5 है, ठीक है, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। रेडियस का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। पूछा पहले फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही इजी है, इसका फॉर्मूला अगर मैं लिख के रखता तो हमारे लिए अच्छा होता। खैर, 1/f का वैल्यू कितना होगा बच्चों, म्यू -1 अपॉन में 1/r1 -1/r2। म्यू का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 1.5 -1 1/r1, तो पहली वाली रेडियस कितनी है बच्चों, 12, ठीक है। और आपकी दूसरी वाली रेडियस क्या है, क्योंकि ये प्लेन है तो दूसरी वाली रेडियस आपकी इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/24, ठीक है। तो फोकल लेंथ का वैल्यू आपका कितना निकल के आ गया बच्चों, 24 सेंटीमीटर निकल करके, ठीक है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो ये वाली बात याद भी रख सकते हो, ठीक है। मतलब मैं अक्सर बच्चों की ये वाली बात याद करता हूँ क्लास में, देखो कई छोटे छोटे शॉर्टकट्स हमें बहुत सारे काम आ जाते हैं ना। मैं क्या बात याद करता हूँ, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और दोनों रेडियस बराबर है, तो फोकल लेंथ और रेडियस बराबर निकल करके आती। ऐसा नहीं है कि अपने को इसको फॉर्मूला बना करके याद करना है, बट आप अगर सफिशिएंट प्रैक्टिस करते हो, अगर आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करते हो तो आप पाओगे कि ये चीज अपने आप ही आपके ऑटोमेटिक जो है वो जहन में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप एक और चीज भी याद कर सकते हो कि फोकल लेंथ आपकी डबल हो जाएगी, है ना, क्योंकि अगर आपने लेंस को आधा कर दिए तो जाहिर सी बात है उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी, तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। मतलब याद रहे तो कोई बुरी बात नहीं है, मेरा पूरा कहने का मतलब ये है कि दोनों रेडियस अगर बराबर है और म्यू का वैल्यू 1.5 है तो रेडियस ही फोकल लेंथ होता है। बट अगर एक ही पार्ट दे रखा है लेंस का, दूसरा नहीं दे रखा, तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। तो रेडियस 12 थी तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे 24 होगी, ठीक है। उस जमाने में सब्जेक्टिव पर था तो वो तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे, बट आप लोग जो है वो डायरेक्टली बोल पाओगे, ठीक है।
एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बोला गया इसने द प्लेन फेस ऑफ लेंस इज नाउ सिल्वर्ड। जो प्लेन फेस उसको आपने सिल्वर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन चल पड़ते हैं, इसी के अंदर चल पड़ता हूँ मैं। यहाँ पर एक और पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो जो प्लेन सरफेस है उसके जो है वो आपने सिल्वर कर दिए। थोड़ा सा अपन डायग्राम कोशिश करेंगे बन जाए अपने से, ठीक। और क्या पूछ रहा है वो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस विल पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द कन्वेक्स सरफेस कन्वर्ज, ठीक है। ये पैरेलल यानी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो जो भी इसका फोकल लेंथ बनेगा वहीं पर जाकर के आपका कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, देखो अब आप लोगों को इसका फॉर्मूला आई होप सबको मालूम होगा। सिल्वर लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका 1/f इक्वलेंट कितना होता है, 1/f ऑफ मिरर माइनस 2/f ऑफ लेंस, ठीक है। तो ये आपका जो है बच्चों इक्विवेलेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है। मेरे ख्याल से आप इजीली इसको निकाल सकते हो ना। एक बार लेंस से रिफ्लेक्शन होता है, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, फिर दोबारा लेंस से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और ये जो है इस तरह से फॉर्मूला रिलेटेड होता है। तो मैं इसमें तो नहीं जाऊंगा इसके डेरिवेशन में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। 1/, में एफ एम का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा बच्चों आपका, क्योंकि ये एक प्लेन मिरर है तो एफ एम का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। तो -2/, में एफ एल। तो एफ एल हमने अभी निकाला बच्चों, कितना है 24। तो 2/24 यानी कि यानी कि जो एफ इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, -12 सेंटीमीटर आपके लिए निकल करके आ जाएगा, है ना। तो ये आपका एक इक्विवेलेंट मिरर बन गया बेसिकली बच्चों, जिसका फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। तो अगर रेज पैरेलल भेजोगे तो 12 सेंटीमीटर आपकी क्या करेंगी, कन्वर्ज कर जाएंगे, ठीक है। तो आपका सेकंड वाले पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। थर्ड आपको बोला गया कि इसका डायग्राम को स्केच करो अगर ऑब्जेक्ट 20 पे रखा हो। और फोर्थ बोला गया है उस केस में आप जो है वो इसका इमेज भी बताओ कहाँ होगा, ठीक है। तो इसी वाले केस के लिए बोला गया, तो अपन एक काम करते हैं, पहले तो इमेज निकाल लेते हैं कहाँ होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मैंने 20 सेंटीमीटर पर रख दिया, और अभी भी हमारा जो प्लेन मिरर है इसको हमने पीछे से क्या कर रखा है बच्चों, सिल्वर कर रखा है, ठीक है। तो पहले तो अपन यहाँ पर इसका इमेज देख लेते हैं कहाँ हमारा बनना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका फोकल लेंथ हमारा कितना निकल करके आया बच्चों, -12 सेंटीमीटर निकल करके आया। तो पहले मैं इमेज निकालूं कितने पे आएगा, तो थोड़ा सा हमें हेल्प मिल जाएगा डायग्राम जब हम इसका स्केच करेंगे, ठीक है। हालांकि स्केच वेच का अब तो कोई खास मतलब नहीं रह गया, फिर भी अब मैं कुछ कुछ बातें शायद हो सकता है तुम्हें वहां से भी सीखने को मिल जाए। तो -1/, क्योंकि ये मिरर है तो माइनस नहीं लगाना चाहिए। यू कितना है बच्चों, -20, प्लस में 1/v, और फोकल लेंथ कितना आया 12, है ना। तो -1/12। तो यहाँ से आप देखोगे 1/v का वैल्यू आ जाएगा 1/20 प्लस का -1/12। तो आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 240 ले लें, या कुछ और ले लें, और ले लेते हैं 12 का, और 20 का कितना 60 आ जाएगा, 60। तो ये हो जाएगा 3 - 4, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो हमने होपफुली नहीं की होगी, ठीक है। माइनस का 12 है ना, 12 मैंने कुछ गड़बड़ की है, हल्का सा गड़बड़ की है। यहाँ पर जो है 60, तो ये 3 और ये 5 आएगा आपका ना। तो v का वैल्यू कितना निकल के आएगा बच्चों, -30 सेंटीमीटर निकल करके, ठीक है। तो ये आपके फोर्थ वाले पार्ट का आंसर हो गया ना। फोर्थ वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया, इमेज कितने बनेगी, -30 पे बनेगी, ठीक है। अब हम डायग्राम स्केच करते हैं यहाँ पर, ठीक है। डायग्राम को स्केच करने की कोशिश करते हैं। डायग्राम कैसे स्केच करेंगे, देखो। अब एक रे आपने भेजी ऐसे, तो ऐसे ही वापस आ जाएगी, ठीक है। हम जानते हैं फाइनल इमेज 30 पे बनने वाला है, नेगेटिव, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट, एक रे को मैंने ऐसे भेजा, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो है वो ऐसे मुड़ेगी या ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, है ना। यही सवाल है ना अपने सामने। तो वो अपने देखना पड़ेगा। जब हम देखेंगे इमेज जो है वो रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होता है उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसके लिए फॉर्मूला ये है ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो। तो म्यू आई हो गया है जहां से इंसिडेंट लाइट आ रही है, विच इज 1। यू का वैल्यू कितना है, -20। म्यू आर इसके अंदर जाएगा, लेंस 3/2 का है, ये इमेज वी पे बनेगा। 3/2 -1 हाफ। और रेडियस का वैल्यू बच्चों आपके लिए कितना था, रेडियस हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं 12 सेंटीमीटर था। हम यहाँ पर प्लस का 12 यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 1/12। तो यहाँ से आप देखोगे 3/2v इज 1/24 -1/20, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो ये वाली टर्म जो है आपकी वो नेगेटिव है, और ये छोटी मतलब बड़ी टर्म है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका क्या है, छोटा, तो ये बड़ी टर्म है।
तो यानी v का वैल्यू क्या निकल करके आएगा बच्चों, नेगेटिव निकल करके आएगा। इसका मतलब ये पूरी तरह से इसको कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, है ना, कुछ ऐसे हल्का सा मोड़ पाएगा, लेकिन अभी भी रेज कहाँ जा करके मिलेंगी, पीछे जा करके मिलेंगी। आप चाहो तो एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। होपफुली मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो, लेकिन आप लोग समझ रहे हो कि अगर इमेज आगे आता तो मैं ऐसे बना देता, है ना, और इन्फिनिटी पे आता तो ऐसे बना देता। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज थी ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं थी। होपफुली मैंने सारी कैलकुलेशन ठीक की होंगी। तो 1/24 हमारा पॉजिटिव का है, और ये माइनस का 1/20 है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर इस वाले केस में जो है वो छोटा है, तो ये वैल्यू बड़ी है, यानी टर्म नेगेटिव आएगी, ठीक है। बस मेरे को साइन में दिलचस्पी थी, ठीक है, क्योंकि अपने को रे डायग्राम बनाना है, तो मैंने इसको इतना ही कन्वर्ज किया। अब मिरर क्या करेगा, उसको उतने ही एंगल पे मोड़ देगा। मिरर का तो एक ही काम है, I इज इक्वल टू आर, है ना। तो लेट्स से अगर इमेज इसका I1 यहाँ बन रहा है, तो मिरर जो है उसका इमेज यहाँ बना देगा I2, ठीक है। और फिर रे वापस जाएगी यहाँ से और दोबारा रिफ्रैक्शन होगा। अब मैं जानता हूँ कन्वर्जेंस कुछ ऐसा होगा कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, I3, यानी यहाँ से कितने पे बनेगा, 30 सेंटीमीटर पे बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर उन्होंने चेक किया होगा तो उन्होंने बेसिकली यही चेक किया होगा, है ना। मैं ये वाला दोबारा बना दूं कि इन्होंने, क्योंकि बाकी तो सब क्लियर है, ऑब्जेक्ट आपकी यहाँ से जा रही है, प्लेन मिरर तो उतनी एंगल पे मुड़ेगा। बस ये आपको देखना है कि रे ऐसे मुड़ेगी, सीधी जाएगी, ऐसे जाएगी। अगर इमेज रियल बनता तो सीधी बनती, अगर इन्फिनिटी पे तो ऐसे, और अगर वर्चुअल यानी कि नेगेटिव बन रहा है तो ऐसे। फिर मिरर ने मोड़ दिया और आखिरी इमेज अपने को मालूम ही है कहाँ बनेगी, 30 सेंटीमीटर बनेगी, ठीक है। तो होपफुली सबको ये क्लियर होगा, अपन कोई ड्राइंग तो करने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही इजी है मेरे ख्याल से, उसमें कुछ भी टफ जो है वो नहीं है, ठीक है। तो एक कॉपर वायर आपको दे रखी है, जिसका जिसको आपने बांध रखा है, ये वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। एक कॉपर वायर को आपने ऐसे करके बांध दिया है, ठीक है। तो मैं पहले कॉपर वायर ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका हमारा इनिशियल टेम्परेचर था, और ये जस्ट स्टार्ट थी, और टेंशन इसमें अपन जीरो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसके अंदर अपने को स्पीड बतानी है, जब इसका टेम्परेचर 10 कर दिया, तो जैसे टेम्परेचर 10 करोगे तो श्रिंक करने की कोशिश करेगी ये वाली रॉड, है ना। बट श्रिंक आप इसको होने नहीं दोगे, ठीक है, क्योंकि जो है वो आपने इसको बांध दिया है। तो वही वाली बात दोबारा से, ये श्रिंक करना चाह रही है, बट आपने इसको जबरदस्ती खींच रखा, तो इसके अंदर एक क्या टेंशन आ जाएगा, ठीक है। और वो टेंशन का वैल्यू कितना होगा, टेंशन का वैल्यू अपन लोग निकाल पाएंगे यंग मॉडल्स के फॉर्मूले से रिलेट करके। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है कि हमें वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, T/μ होगी, ठीक है। ये अपने को बताना है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे टेंशन निकाल लेते हैं ना, टेंशन को अपन रिलेट करेंगे यंग मॉडल्स वाले फॉर्मूले से। यंग मॉडल्स इज नथिंग बट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो आपका स्ट्रेस जो है वो हो जाएगा टेंशन बाय एरिया, और आपका स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो मैं आपके यहाँ पर टी को लिख पाऊंगा बच्चों, यंग मॉडल्स ए डेल्टा एल बाई एल। तो टी आपका कितना बन जाएगा, यंग मॉडल्स ए डेल्टा एल कितना होगा, एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन में एल, एल से एल कट जाएगा, तो टेंशन का वैल्यू आपका ये निकल करके आ गया। तो वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, अंडर रूट टी का वैल्यू कितना होगा, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, है ना, अपॉन में म्यू। ये अपन लिख पाएंगे, ठीक है। और म्यू आपको ध्यान रखना है बच्चों, म्यू हम बहुत बार ऐसे भी लिखते हैं म्यू को, है ना, ये वेव में बहुत बार पूछता है वो। म्यू को अपन डेंसिटी इंटू में एरिया से भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो मास बाय लेंथ बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी अपन बहुत बार करते हैं, तो एरिया से एरिया आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आपका बेसिकली वेलोसिटी क्या आ गया, यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी बाय डेंसिटी निकल करके आ गया, ठीक है। अगर आप वैल्यू पुट करोगे, देखो यहाँ पर यंग मॉडुलस का वैल्यू ये गिवन है, ठीक है, ये वाला गिवन है यंग मॉडुलस का वैल्यू, है ना। ये अल्फा का वैल्यू ये गिवन है, डेंसिटी का वैल्यू ये गिवन है, डेल्टा टी हम जानते 30 था, पहले था 10, पहले 30 था, बाद में 10, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस है। तो मैंने सारी वैल्यूज आपके लिए यहाँ पे पुट कर दी हैं, ठीक है। और आप अगर इसको सोल्व करोगे, है ना, मैंने कैलकुलेशन पहले ही बना करके ली है, वो रख लिया है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन मैं वेरीफाई करके ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिना सोल्व किए बोल रहा हूँ। अगर आप ये सब करोगे तो आप पाओगे कि आपका ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आएगा, इस पूरे का वैल्यू था 7.008, और ये आपका आ जाएगा 70.08। कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, बट मैं चाहता नहीं कि आपको मैं कैलकुलेशन के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व करूँ, ठीक है। मैं पहले पुट की है, मैंने कैलकुलेशन सोल्व करके रखी हुई है, तभी मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन, इसके पीछे की तो एक स्टोरी है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2003, तीन तीन तो बहुत बोल दिया मैंने, 2013 के अंदर या 13 में भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था, मैंने 2014 के आसपास बेसिकली पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। तो 14-15 में जब मैं गया था एक इंस्टीट्यूट में, ठीक है, तो हालांकि मुझे लगा कि 11-12 का है, बट वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो 9-10 का था। तो उन्होंने 9-10 में से ये वाला सवाल पूछा था कि बताओ, एक 25 वोल्ट का बल्ब और एक 60 वोल्ट का बल्ब है, सीरीज के अंदर लगा हुआ है, तो बताओ इसमें से कौन ज्यादा ग्लो करेगा, कौन कम ग्लो करेगा। तो इससे तो मेरी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, और मैंने उनको जवाब दिया था कि सर मुझे मैकेनिक्स आती है, मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है ना। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया था, मतलब कर लिया था बट ऐसे ही किया था, मेरे को पैसे नहीं देते, बोला फ्री में आना है तो आजा, नहीं तो चला जा। खैर, तो ये से यहाँ जब मैंने शुरुआत की थी तो पहला जो क्वेश्चन मैंने एनकाउंटर किया था इंटरव्यू डेमो के अंदर, वो ये वाला किया था। खैर, अपन वापस लौटते हैं बातों को छोड़ करके। बीच बीच में थोड़ी बहुत गप्पे मारनी पड़ती, नहीं तो तुम लोग बोर हो जाओगे, है ना, क्योंकि इतने तुम पढ़ने वाले नहीं हो, मतलब पढ़ने वाले, मतलब बच्चों के बीच में थोड़ा बहुत चाहिए टाइम पास मसाला। एनीवेज, तो आते हैं अपन वापस लौट करके। ये 25 वोल्ट का है अपना, और ये आपका 100 वोल्ट का है, ठीक है। बोला गया है कि इनमें से कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको देखो ध्यान रखना है यहाँ पर कि करंट जो है, अपने को ये हमेशा ध्यान रखना होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि आई सेम है या वी सेम है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले जो है वो अपने दोनों के टर्म्स में लिखे जा सकते हैं, है ना। आई के टर्म्स में भी अपन उनको लिख सकते हैं, वी के टर्म्स में उनको लिख सकते हैं, ठीक है। अक्सर अपना जो सेम रहता है अपन उसके टर्म में लिखते हैं। तो सीरीज में हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होगा, करंट सेम होगा आपका, है ना। करंट सेम होगा तो ग्लो को मैं लिखूंगा पावर, है ना। जितना ज्यादा पावर एक बल्ब कंज्यूम करेगा उतना ही तो ग्लो करेगा, ठीक है। अगर एफिशिएंसी 100% है तो एग्जैक्टली उतना कर जाएगा, एफिशिएंसी 50% है तो उसके आधा कर जाएगा, बट प्रोपोर्शनल तो उसी की होगा, ठीक है। तो पावर जो है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आई स्केर आर से, ठीक है। तो पावर क्या लिख रहा हूँ बच्चों में, आई स्केर आर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि उस जमाने में लोग ऐसे लिखते होंगे कि हाँ भाई ये वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ये वाला बल्ब, उनको पूरा पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता था अपने अपने रीजनिंग को, ठीक है। वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता था, पूरा पूरा आंसर जो है एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, तुम्हारे बोर्ड में तुम करते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि तुक्का मार दिया कि 50% चांस है ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो पावर आपका जो है वो आई स्केयर आर पे हो गया, है ना। अब आई तो दोनों में प्रपोज सेम हो गया, है ना, क्योंकि सीरीज के अंदर है। तो आपका जो पावर है जो भी वो कंज्यूम करेंगे बल्ब, वो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस देखो क्या होता है बल्ब का, बल्ब का रेजिस्टेंस होता है बच्चों P इज इक्वल टू वी स्केयर बाई आर होता है। तो आर क्या होता है, वी स्केयर बाई पी होता है। ये दोनों रेटेड होते हैं, ठीक है, ये भी रेटेड होता है, ये भी रेटेड होता है, ठीक है। रेटेड का मतलब होता है कि अगर मैं बल्ब के अक्रॉस ये वाला वोल्टेज लगाऊंगा तो मुझे उतना, जैसे अगर अपन बोलते हैं ना, तुमने आप लोगों ने देखा होगा कि अगर 100 वाट का, अब तो नहीं है खैर, सीएफएल वगैरह आ गए हैं, लेकिन जिस जमाने में 100 वाट का बल्ब होता था, कोई जरूरी नहीं है कि वो 100 वाट से ही ग्लो करे, कोई जरूरी नहीं है कि वो 100 वाट से ही ग्लो करे। गांव में ना ऐसा होता था कि बहुत ही कम बिजली आती थी, तो वो 100 वाट का बिल्कुल एक तारा से जलता था। आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, क्योंकि आपके पापा वगैरह ने देखा होगा, है ना। तो बिल्कुल ऐसे तारा से जलता था, है वो 100 वाट का, लेकिन हमेशा 100 वाट पे ग्लो नहीं करेगा, तभी 100 वाट पे ग्लो करेगा जब उसके अक्रॉस रेटेड वोल्टेज भी रहेगी, ठीक है, तभी वो रेटेड पावर से ग्लो करेगा। तो अपन जो रेजिस्टेंस है वो इस वाले फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। अपने को कभी भी मालूम पड़ जाए ना, कोई जरूरी नहीं है मेरे को रेटेड से निकालना है, बट अक्सर अपन रेटेड से निकालते हैं। अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए कि बल्ब के क्रॉस वोल्टेज अभी V1 है और पावर P1 जो है वो कंज्यूम कर रहा है, तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। बट ये वाले अपने को अक्सर मालूम नहीं होते, अपन हमेशा रेटेड से ही उसको निकालते हैं, ठीक है। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों बल्ब का जो है वो रेटेड वोल्टेज सेम है, क्योंकि रेटेड वोल्टेज सभी का जो घर में अपन लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है सबको मालूम है कि घर में कितनी वोल्टेज आती है, ठीक है। जो 220 RMS वैल्यू आता है, जो भी आता है, ठीक है। तो वो सबका रेटेड वोल्टेज सेम ही रहता है, सेम ही रहता है। तो आप लोग जो है इसको सेम अज्यूम कर सकते हो सेफली, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। तो रेटेड वोल्टेज सेम है, तो बेसिकली मेरा रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर हो गया, रेटेड पावर हो गया, ठीक है। तो पावर यहाँ पर मैं ग्लो बोल रहा हूँ, है ना, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, जो पावर ग्लो है वो रेजिस्टेंस पे प्रोपोर्शनल है, बट रेजिस्टेंस खुद क्या है, पावर रेटेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा जो ग्लो आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर हो गया। तो मतलब जिसका पावर कम वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो 25 वोल्ट वाला जो है वो बच्चों ज्यादा ग्लो करेगा एज कंपेयर टू 100 वोल्ट वाले के, ठीक है। अगर ये पैरेलल में लगे रहते तो फिर जिसकी पावर ज्यादा होती है वो ज्यादा ग्लो करता है, जिसकी पावर कम होती है वो कम ग्लो करता है, ठीक है।
तो आप लोग लड़ी वड़ी में, लड़ी अपन देखते हैं ना, चाइनीज वाइनीज जो लड़ी होती है, ठीक है, उनमें आप लोग देखोगे अगर मैं अलग अलग लट्टू लगा दूं, है ना, अलग अलग वाट के, तो उसमें छोटी वोट वाला ज्यादा ग्लो करेगा एज कम्पेयर टू बड़ी वोट वाला, ठीक है, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग होता है, ठीक है। तो 9 10 में तो ऐसे सवाल पूछते हैं वो, लेकिन मैं इसमें भी अटक गया था, तो आप लोग जानते हो कि इसमें पर मेरी किस लेवल की तैयारी होगी, ठीक है। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 1 मिनट का मैं वाटर ब्रेक ले रहा हूँ। देखो बच्चों, अगला सवाल आपके सामने क्या है बच्चों, ये सवाल भी बहुत ही इजी लग रहा है मुझे। एक कॉपर वायर आपको दे रखी है, ठीक है। सवाल उस जमाने में सारे इजी थे, काश तुम उस जमाने में पैदा हुए होते और तुमने कोचिंग की होती और सब कुछ किया होता, तो तुम आराम से आईआईटी में रैंक 50 लेकर के आ सकते थे ना। खैर, एक कॉपर वायर जिसका एरिया हमें दे रखा है बच्चों, है ना, हमें क्या क्या देते हैं, हमें क्या क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है हमें, तो हम थोड़ा सा इनको अंडरलाइन कर लेते हैं, जो जो हमें जरूरत पड़ेगा। कौन सा कलर बढ़िया रहेगा, मजेंटा ठीक रहेगा। एरिया दे दिया, ठीक है। लेंथ दे दी, टेम्परेचर दे दिया 25 है, ये थर्मली इंसुलेटेड है सराउंडिंग से, करंट इतना पास कर दिया। बोला गया कितना टाइम लगेगा कि ये वायर मेल्ट होने लग जाए। तो अगर किसी वायर को मेल्ट करना है तो उसको उसके मेल्टिंग टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमें दे रखा है 101,075 डिग्री सेल्सियस है, और अभी कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1050 से इसका टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और भी कुछ चीजें दे रखी है, अपने को जरूरत पड़ेगी तो अपन ले लेंगे। अब हम जानते हैं कैलोरीमेट्री से थोड़ा सा मिक्स है यहाँ पर, कैलोरीमेट्री और करंट इलेक्ट्रिसिटी का। जेई अक्सर ये वाले काम करता है कि कंसेप्ट को इंटरमिंगल कर देता है, ठीक है। तो जो उस तरह के बच्चे होते हैं कि मेरा तो ये स्ट्रॉन्ग है, मैं तो ये करके जाऊंगा, मेरा तो वो स्ट्रॉन्ग है ना, वो मारे जाते हैं। क्योंकि जिसका थर्मल जो छोड़ के गया है, या थर्मल पूरा तो कोई नहीं छोड़ गया था, थर्मल एक्सपेंशन कोई छोड़ के गया, कैलोरीमेट्री कोई छोड़ के गया, तो वो यहाँ पर बेचारा मारा जाएगा ना। क्योंकि जैसे ही उसका टेम्परेचर वगैरह आएंगे उसके दिमाग जो है हिल जाएगा, इसलिए पूरा पूरा सिलेबस थोरली करके जाना चाहिए, ठीक है। खैर, ये छोटी मोटी जो है वो बीच बीच में 2 टके की एडवाइस आती रहेगी, आपको लेनी है तो आप ले लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर, अब तो समय बहुत कम रह गया है, मे भी कोई बच्चा जिसका पेपर जो है वो 1 साल बाद हो, क्योंकि होपफुली ये वीडियो लोग बाद बाद में भी देखेंगे, सिर्फ इस साल तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा। एनीवेज, क्वेश्चन पे लौटते हैं बच्चों। तो अगर आपको किसी का भी टेम्परेचर बढ़ाना है तो अकॉर्डिंग टू कैलोरीमेट्री यू हैव टू अप्लाई इन फॉर्मूला एम एस डेल्टा थीटा, है ना। आप उसको हीट दोगे और हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर एम एस डेल्टा थीटा से इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब ये है उसको कितना हीट मिला है, इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, ठीक है। अब हीट क्या होता है, आप लोग जानते हो, आई स्केयर आर डेल्टा टी के इक्वल होता है, ठीक है। आई स्केयर आर पावर होता है, अगर आई और आर कॉन्स्टेंट, क्योंकि उसने बोल रखा है कि रेजिस्टेंस जो है वो आपका टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, और उसने बोल रखा है कि करंट आपका कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अगर आई और आर आपके दोनों कॉन्स्टेंट है तो आई स्केयर आर डेल्टा टी आप हीट सेफली बोल सकते हो, नहीं तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ सकता है आई और आर में कोई भी एक चीज वेरी कर रही होगी टाइम के साथ, ठीक है। खैर, यहाँ पर अपन सेफ लिख पाएंगे, तो हमसे टाइम ही पूछा गया है बच्चों, तो टाइम का वैल्यू कितना आ गया हमारा, एम एस डेल्टा थीटा अपॉन में आपका निकल करके आ गया यहाँ पर आई स्केयर आर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्मेट में हमें चीजें दे रखी है, हमें डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। तो पहले मास को कन्वर्ट कर लेता हूँ, मास को क्या लिख पाऊंगा बच्चों, डेंसिटी इनटू में एरिया इनटू में लेंथ। स्पेसिफिक हीट मुझे गिवन है, मैं इसको ऐसे लिख लूंगा। डेल्टा थीटा मुझे मालूम है कितना है, मैं लिख लूंगा। आई का वैल्यू मुझे मालूम है, 1 पुट कर ही देता हूँ, ठीक है। तो आई तो मैंने एलिमिनेट ही कर दिया, 1 का स्केयर। आर का वैल्यू मैं लिखूंगा बच्चों, रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ बाय एरिया। तो आप अगर देखोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा डेंसिटी एरिया और एरिया स्केयर बन जाएगा, लेंथ और लेंथ कट जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपका जो सेकंड पार्ट है उसने बोला है व्हाट विल बी दिस टाइम इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो टाइम विल रिमेन सेम, ठीक है। तो आपके एक साथ यहाँ पर दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। तो डी ए स्केयर, और यहाँ पर आप देखोगे एल से एल कट जाएगा, एस डेल्टा थीटा बाय रो। अगर आप सबका वैल्यू पुट करोगे, क्या मुझे डेंसिटी गिवन है, मुझे डेंसिटी बिल्कुल गिवन है ना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डेंसिटी हमें गिवन है, ठीक है। एरिया गिवन है, एरिया गिवन है ना। हालांकि जब मैं सोल्व कर रहा था इसको तो मैंने हल्का सा एरिया में गलती भी कर दी थी। एरिया का हमें स्केयर करना है, ठीक है। तो एरिया कितना बनेगा, ये 5 इंटू में 10 की पावर कितना होता है मिलीमीटर, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4 -4 -8 बनेगा प्रोबली, है ना। और स्केयर करोगे तो 25 इंटू 10 की पावर -16, होपफुली मैंने अब ठीक किया। एनीवेज, ठीक है।
तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि एरिया का स्केल करने में मिलीमीटर सेंटीमीटर में कोई गलती मत कर देना, ठीक है। स्पेसिफिक हीट मुझे दे रखा है, हाँ अरे इरेज हो गया। स्पेसिफिक हीट मुझे दे रखा है बच्चों यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना ये कैलोरी में दे रखा है, तो यू हैव टू एडजस्ट इट बाय 4.2, आपको 4.2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा थीटा आपका आ जाएगा, डेल्टा थीटा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, डेल्टा थीटा स्केयर में फर्क पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। कभी अगर इंटीग्रेशन में डेल्टा थीटा स्केयर आ जाए ना, टी स्केयर आ जाए, तो इसमें केल्विन और सेल्सियस में फर्क पड़ता है, बट डेल्टा टी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप पुट कर सकते हो, ठीक है। और नीचे आपका ये दे रखा है रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी भी आपका दे रखा है यहाँ पर। अगर हम देखेंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम किसको बोलते हैं बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम रजिस्टिविटी को ही बोलते हैं, आप लोग यूनिट से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको सारी वैल्यूज बच्चों गिवन है, अगर आप इनका वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट 55.55 सेकेंड। और सेकेंड वाले पार्ट का भी हमने आंसर कर दिया है कि लेंथ को अगर आप डबल करोगे तो इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द टाइम, बिकॉज लेंथ यहाँ पर कट जा रहा है, ठीक है। होपफुली सबको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल है विच इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी उसको फ्री छोड़ दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। इट विल ऑलवेज मूव अलोंग एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ केसेस बना लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, इसका आंसर तो नो ही है, जाहिर सी बात है, अपन इसको एक्सप्लेन भी करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैंने अलग अलग जो पॉसिबल केसेस हैं वो मेरे जो दिमाग में आ रहे थे वो मैंने आपके सामने जो है वो रखने की कोशिश की है, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या क्या केस है, फिर बाद में इसको आंसर करते हैं अपन, है ना। तो पहला मैंने बोला कि लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप कैसे मैंने कर दिया, यूनिफॉर्म स्पेसिंग है और स्ट्रेट लाइन हो गया। अब इसमें मैंने दो केस लिए, पहला मैंने लिया चार्ज एट रेस्ट। अगर आपका चार्ज रेस्ट में है तो जाहिर सी बात है कि आप चार्ज को यहाँ पर रेस्ट में रख दोगे, और चार्ज फिर उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा, उस डायरेक्शन में फोर्स आएगा तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा, और उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगा, और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसी डायरेक्शन में ये स्ट्रेट लाइन में अंदर मूव करता चला जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और चार्ज इनिशियली रेस्ट में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले पाथ को ही फॉलो करेगा, इस वाले केस में ये करेगा, ठीक है। सेकंड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही है बट चार्ज जो है उसको इनिशियल वेलोसिटी हम दे दें। अगर सपोज करो मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दूं ऐसे की, तो नहीं करेगा ये, है ना। तो क्या हो गया, वेलोसिटी ऐसी हो गई और फोर्स ऐसा हो गया है ना। तो यहाँ पर तो अपन देख पाएंगे, यहाँ पर अगर ये मेरा फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहता है ना, जो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो होना चाहिए, तो टेक्निकली ये क्या बनेगा, एक पैराबोलिक पाथ बनेगा, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, है ना। क्योंकि हम जानते हैं जब भी फोर्स कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल अदर देन 0 या 180 डिग्री होता है तो वो एक पैराबोलिक पाथ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका एक पैराबोलिक पाथ बनेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग मूव नहीं करेगा। अगला हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से हो सकती है ना, तीन तरीके से ही बोल सकते हो। यहाँ पर डायरेक्शन में तो एक ही है, डायरेक्शन सेम है, बट यहाँ पर जो है वो मैग्नीट्यूड अलग अलग है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डायरेक्शन अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब अगर मैग्नीट्यूड हम इस पहले वाला केस कंसीडर करें कि डायरेक्शन कॉन्स्टेंट है लेकिन आपका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है, तो इस वाले केस में भी अगर आप चार्ज ए को, है ना, केस ए में चार्ज ए को अगर आप रेस्ट में रखते हो बच्चों, तो ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस वाले केस में भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पाथ को फॉलो करेगा, इस वाले में नहीं कर रहा था, इस वाले में कर रहा था, ठीक है। अब चाहे यहाँ रखोगे तो उसका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंगर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वीकर है, बट वो जाएगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही, उसी डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, मैग्नीट्यूड तो हमें यहाँ पर जो है वो ठीक लग रहा है, यूनिफॉर्म लग रहा है, हालांकि मैंने दो ही बनाए हैं, मैग्नीट्यूड के लिए कम से कम तीन तो बनाने चाहिए, खैर एनीवेज। तो मैग्नीट्यूड तो हमें यूनिफॉर्म लग रहा है बट डायरेक्शन यहाँ पर चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो पहले फोर्स ऐसा आएगा, तो उसने हमने यहाँ से उसको रिलीज किया, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी ऐसा हो गया, लेकिन बाद में फोर्स ऐसा हो गया, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा पैराबोलिक पाथ होगा, लेकिन वेलोसिटी और फोर्स दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है एक कंपोनेंट वेलोसिटी का ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगा, तो है ना। तो कुछ केसेस में फॉलो करता है, कुछ केसेस में फॉलो नहीं करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट है और पार्टिकल रेस्ट में है तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करेगा, नहीं तो हमें उन केसेस को डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये बोल देना कि चार्ज पार्टिकल फ्री टू मूव है
तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फोर्स करेगा। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को फॉलो करेगा, ये वाली बात बिल्कुल ही मतलब हर केस में संभव नहीं है। कभी कभी हो भी सकता है, बट इट विल ऑलवेज, ये गलत बात इसने बोल दी। इट में होता तो अपन बोलते हाँ हो सकता है पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वो उनके पाथ को फॉलो करे, और हो सकता है ना भी करे, है ना। तो ऐसे सवाल आप लोग देखते होगे तो HCV में मल्टीपल करेक्ट में अक्सर दिए रहते हैं, ठीक है। मे, मस्ट, है ना, इन सब बातों में आपको ध्यान रखना है। होपफुली और भी हो सकता है कोई केस बन जाए, ठीक है। बट मुझे जो नजर आ रहा था मैंने सारे सारे मतलब मोटे मोटे सारे डिस्कस कर दिए, ठीक है। खैर आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, ठीक है। इसमें भी एक छोटी सी बात थी जो कि हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करे। ये एक सस्पेंडेड सिस्टम वाली कैटेगरी से क्वेश्चन बिलोंग करता है बच्चों। क्वेश्चन क्या है मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ। मास दे रखा है पेंडुलम का, चार्ज दे रखा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है। हमसे टेंशन पूछी गई है और एंगल पूछा गया है। अक्सर अपन इसमें क्या करते हैं, दो बॉडीज लेते हैं, लेकिन जेई मेंस में भी सवाल आ रखा है और अब आपके सामने यहाँ पर एडवांस में भी आया हुआ है, जहां पर वो क्या करता है बच्चों, एक ही बॉडी लेता है लेकिन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वो सेटअप कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये कोई ना कोई एंगल बनाता है वर्टिकल से, है ना। तो ये एंगल हमारा कितना बन गया बच्चों, थीटा का एंगल बन गया, ठीक है। अब हम जानते हैं अगर इस पे इक्विलिब्रियम होगा तो ये वाला फोर्स हो जाएगा टी कोस थीटा और ये आपका हो जाएगा टी साइन थीटा। ये आपका जो एफ ई होता है और ये आपका एम जी होता है, ठीक है। हम अगर इक्विलिब्रियम में तो बोल पाएंगे टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई एंड टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी। तो अगर आपको टेंशन निकालना है आप स्केल लगा करके ऐड कर दीजिए, और अगर आपको थीटा निकालना है तो आप इनको डिवाइड कर दीजिए। पहले मैं इसमें थीटा निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो वी विल गेट टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, ठीक है। चलो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी आ गया। अब हमें वैल्यू पुट करनी है बच्चों, आसानी से हम पुट कर देंगे तो आंसर पा लेंगे, ठीक है। एफ ई का वैल्यू कितना होगा बच्चों, क्यू इंटू में ई अपॉन में एम जी, ठीक है। तो क्यू का वैल्यू कितना है आप देखते हैं, चार्ज कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁻8, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, 2 × 10⁻⁴, ठीक है। और एम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 800, ऐसे लग रहा है कि मिलीग्राम दे रखा है ना, मतलब मिलीग्राम ही दे रखा है ना ऐसे, लेकिन ऐसे फीलिंग आता है कि शायद 80 जी दे रखा है ना, 80 × 10⁻³ kg दे रखा है, ठीक है। बट यहाँ पर हम देखेंगे तो मिली खुद 10⁻³ को जो है वो कैरी करता है। तो दिस विल बिकम 80 ग्राम का 10⁻³ और मिली का एक और 10⁻⁻, तो दिस विल बी 10⁻⁻6 kg, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर आपका जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ग्राम नहीं दे रखा है वो, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मेरे ख्याल से कैलकुलेशन वाली भूल हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो आपका बन जाएगा ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे यहाँ से, दिस विल बिकम 10⁻⁻⁴। ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ और 4 8 होकर के इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दिस विल बिकम 4/8 यानी कि हाफ। तो टेन थीटा आपका यहाँ हाफ आ जाएगा। अब दिक्कत ये है कि अपने को जो आंसर पीछे दे रखा है वो 27 डिग्री दे रखा है, ठीक है। वो पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल था, अपन तो इसको टेन इनवर्स हाफ ही लिखेंगे, ठीक है। बट हल्का हल्का तुक्का मारना हो तो अपन लोग तुक्का हल्का सा मार भी सकते हैं ना। कैसे, कि थोड़ी देर के लिए तो साइन थीटा, टेन थीटा और वाई इज इक्वल टू एक्स या वाई इज इक्वल टू थीटा, तीनों ही बराबर होते हैं ना थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद टेन थीटा बढ़ने लग जाता है और थीटा बीच में रहता है और साइन थीटा सबसे कम ग्रो करता है ना। तो 30 डिग्री आप देखो, साइन थीटा हाफ कितने पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। तो टेन थीटा वो वाली वैल्यू थोड़ी सी जल्दी अचीव कर लेगा, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं मे बी 25 डिग्री, मे बी 26 डिग्री, मे बी 27 डिग्री, है ना। तो उस तरह से आप हल्का सा जो है वो इसको मे बी अगर तुक्का मारना हो या ऑप्शंस दे रखे हो, लेट्स से ऑप्शन दे रखे 30 डिग्री, 27 डिग्री, 20 डिग्री, तो अपन शायद 27 को टिक कर लेंगे, 45 डिग्री, ठीक है। बट ऑप्शन अगर ऐसे दे रखे 26 28 तो थोड़ा सा अपने लिए मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा और मैथमेटिकली चैलेंजिंग होगा, ठीक है। खैर, तो इस वाले पार्ट के बाद अपन बोलेंगे बच्चों अपने को निकालना है यहाँ पर अब टेंशन निकालना है, ठीक है। तो अगर अपने को टेंशन निकालना है, मेरा टेन थीटा तो आ ही गया, तो क्यों ना मैं सीधा इसी में काम कर लूँ। यहाँ पे मैं स्क्वेयर करके भी इसको ऐड कर सकता हूँ, है ना, 1 और 2 का आप स्क्वेयर कर लीजिए। बट अपन यहाँ पर अपन सीधा ही काम कर लेते हैं। तो टी, अगर साइन टेन थीटा आपका कितना है, हाफ है, तो दिस विल बिकम साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, 1/√5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा एफ ई विच इज नथिंग बट क्यू ई, ठीक है। तो क्यू का वैल्यू आपका 2 × 10⁻⁻⁻⁴
-8 है और ई का वैल्यू 2 × 10⁴ है ना। तो टेंशन आपको कितना आ जाएगा बच्चों, 2 × 2 = 4 और √5 इंटू में 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो टेंशन जो है वो काफी कम आएगी। ठीक है, तो इतना न्यूटन आपका टेंशन आ जाएगा। होपफुली आपका आंसर जो है वो मैच कर जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, एक करंट ए से बी फ्लो कर रही है। तो मेरे ख्याल से काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सभी ने कर ही लिया होगा। मेरे को लगता नहीं कि इसके अंदर किसी को डाउट आया होगा ना। तो देखो उस जमाने में ऐसे इजी इजी क्वेश्चन भी आ जाते थे ना। तो एक करंट आपको दे रखी है आई, है ना, ये मैग्नीट्यूड में इंक्रीज कर रही है। अब इसका फ्लक्स जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डॉट आएगा। ठीक है, ऐसे डॉट आएगा। तो अगर ये मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करी तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है डॉट डायरेक्शन में। तो ये अपना इंड्यूस फ्लक्स किस डायरेक्शन में लेकर के आएगी, क्रॉस डायरेक्शन में लेके आएगी। तो उसके लिए करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए बच्चों, क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये पूछा ना इसने कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो है वो लूप के अंदर कितना है। क्योंकि हमारा ओरिजिनल करंट की वजह से डॉट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इंड्यूस मस्ट कम इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस, है ना। तो क्रॉस के लिए इसको कैसे फ्लो करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। और ये भी ध्यान रखना है क्लॉकवाइज ऊपर से, है ना, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं इसको इन मतलब जो मेरा ये पेपर है, पेपर के सामने से देखूंगा तो क्लॉकवाइज होगा, लेकिन पेपर के नीचे से देखूंगा तो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ऊपर से देख रहे हैं नीचे से। तुम देखना कोशिश करना ना, एक पेन को ऐसे सामने ऐसे लेना और एक को ऐसे घुमाना पेन को। ऊपर से देख रहे हो तो क्लॉकवाइज नजर आ रहा है ना, इसको ऐसे ही घुमाते रहो और पेन को धीरे धीरे ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो यू विल सी कि धीरे धीरे ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो एक क्लॉकवाइज से तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो जाहिर सी बात है हम एज्यूम करते हैं कि हम उसको पेपर पे देख रहे होंगे, तो हम उसको सामने से देख रहे होंगे, हम उसको नीचे से नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, खैर क्योंकि अब इस क्वेश्चन में कुछ और था नहीं बताने को, तो एटलीस्ट जो बच्चा अब तक अगर कोई वीडियो देख रहा है इतना लंबा, ठीक है, तो उसको कुछ तो मिले वहां से, है ना। चलो, तो उस एंगल से मैंने ये वाली बात बता दी। आगे चलते हैं बच्चों, 1 मिनट और फिर से पानी का ब्रेक ले लूं छोटा सा। अब देखो जरा, एक बोट है ना, इसको मैं अक्सर समझाता हूँ कि क्लास में अपन ऐसे लेके, तुमने ये सुना होगा, अगर तुमने तैयारी की जाएगी तो सुना होगा ना। तो अपन जो है वो ऐसे बोलते हैं कि जैसे मैं क्लास में जब ये मैं करा देता हूँ कभी कभी एक्सपेरिमेंट, कि कौवे वाली कहानी से, है ना, कि एक कौवा था, है ना, वो आया, आकर के उसने देखा कि अरे पानी तो बहुत कम है ना, मैं तो पी नहीं पाऊंगा बैठा यहाँ पर। तो उसने क्या किया, यहाँ से फिर ये उठाए पत्थर और धीरे धीरे पत्थर डाले और पानी ऊपर आया, और पानी ऊपर आया तो वो पी करके चला गया। ठीक है, और फिर उसने ये कहानी अपने बेटों को सुनाई, कि मैंने देखो कितना समझदारी का काम किया। फिर उसने अपने बेटों को, है ना, फिर उस कौवे के पोते आ गए। ठीक है, और उस कौवे के पोते आकर के उन्होंने देखा कि पानी काफी तो है ना, पानी मतलब काफी है पानी। ठीक है, बट उतना भी ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बाहर ही आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि अपन भी दादा वाला ट्रिक अपनाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली जो पत्थर हैं वो नीचे नहीं थे, यहाँ पे बोट के अंदर पड़े हुए थे ना। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे दादा ने भी ये वाली स्कीम अपनाई थी, तो मैं भी इनको दिखाता हूँ कि मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। तो उसने ये पत्थर उठाए और धीरे धीरे इनको यहाँ से पटकना शुरू कर दिया। ठीक है, सोचा कि पानी और ऊपर आएगा, मस्ती से पी करके जाएंगे, अपने नहा वहा करके जाएंगे, गर्मी ज्यादा है, अपनी मुंडी मुंडी डुबोएंगे। लेकिन टू हिज सरप्राइज क्या हुआ, पानी का लेवल जो है वो बढ़ा नहीं, पानी का लेवल घट गया, है ना। और जो दादा जहाँ पर इंटेलिजेंट थे वहां पर पोते जो है वो मूर्ख साबित हो गए, और बेचारा पानी पी ही नहीं पाया। तो ये थ्रस्टी क्रो जो है वो हमेशा हमेशा के लिए थ्रस्टी ही रह गया, है ना। और ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया। तो इसी पे बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने कहानी के फॉर्म में इसको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब इसको समझना बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल खेल नहीं है। अगर मैथमेटिकली समझोगे थोड़ा टफ बनेगा, एनालिटिकली तो बहुत ही आसान बनेगा। ठीक है, आप लोगों को मालूम भी होगा प्रॉब्ली, फिर भी देख लो क्या पता इस तरीके से भी, मतलब मोस्ट ऑफ आपको मालूम तो है ही, लेकिन एक और पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, मैं तो यही कहूंगा, है ना। आप चाहो तो इसको कर भी सकते हो, हालांकि चलो मैं प्रमोशन तो नहीं करूंगा, मेरा भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है वैसे। उस पर मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मैं प्रमोशन वमोशन के लिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उस पर 130 एक सब्सक्राइबर, तो मैंने इसमें डाला था ये वाला वीडियो, तो मैं बताऊंगा नहीं नाम क्या उसका, तो वैसे भी प्रमोशन होगा नहीं। ठीक है, तो उसमें मैंने करके भी दिखाया है ये वाला डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, एनीवेज तो अपन आते हैं यहाँ पर, वो वाला मेरा मकसद नहीं है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर जो है ये हमें देखो क्या केस है यहाँ पर, जो पत्थर हैं वो पहले तैर रहे थे, यही बोल रहे हैं ना कि एक बोट फ्लोट कर रही थी, है ना,
और उसमें बहुत सारे पत्थर थे और बाद में स्टोन्स को नीचे फेंक दिया गया ना उसके अंदर, लेक के अंदर, तो वाटर लेवल जो है वो राइज कर जाएगा क्या नहीं करेगा, है ना? तो ये राइज नहीं करेगा। अब तो ये बहुत कॉमन हो गया है ना। उस जमाने में तो बेचारे अपने दादा दादा तो नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारे दादा में भी हो सकते हैं, अपने पापा वापा जो भी थे, है ना, जिन्होंने भी बाई चांस दिया होगा, तो उनके लिए तो बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अब तो क्योंकि जो आईआईटी सवाल देती है वो बाद में कई इंस्टीट्यूट्स की थ्योरी बन जाती है, ठीक है। तो अब देखो होता क्या बच्चों, देखो सारा खेल किसके ऊपर है, सारा खेल इस चीज के ऊपर है कि लेवल उतना ही अप जाएगा जितना वाटर डिस्प्लेस होगा, है ना? ये तो हम जानते हैं ना। अगर मैं वाटर को जब पानी का हम पत्थर नीचे डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ वाला वाटर डिस्प्लेस हो गया, तो वाटर लेवल क्या होता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो एक चीज हम बोलते हैं कि जितना वाटर डिस्प्लेस ज्यादा होगा उतना ही आपका लेवल जो है वो ज्यादा राइज होगा, ठीक है। ये वाली बात हम जानते हैं। अब जब पत्थर यहाँ थे और सेकंड वाले केस में, इसको मैं चिपका दूं ऐसे करके, देखो मैं कुछ कर पाऊंगा क्या, ठीक, स्क्रीनशॉट, कॉपी, पेस्ट, अरे वाह, मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी में प्रो हो गया हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो सेकंड वाले केस में जब मैंने इसको जो है ना, इरेज कर पाऊंगा, ऐसे इरेज नहीं कर पाऊंगा अब चलो कोई नहीं। तो ये वाले जो है मैंने पत्थर यहाँ डाल दिए, है ना। तो पहले वाले केस में अगर आप देखोगे तो दीज स्टोन्स वर फ्लोटिंग, है ना। जो बाइंड फोर्स मिल रहा होगा वो कितना मिल रहा होगा, जो ये मेरी बोट है ना, बोट इनटू में जी प्लस मास ऑफ स्टोन इनटू में जी। अब जो बाइंड फोर्स मुझे मिल रहा होगा, बोट तो अभी भी तैर रही है बट उसमें पत्थर नहीं रहे, है ना। तो मास ऑफ बोट इनटू जी तो मिल रहा है, बट अब ये इनको भी बाइंड फोर्स मिल रहा होगा लेकिन लेस देन इनका एमजी होगा, तभी तो डूब गए। अगर इनके एमजी के बराबर मिलता तो तैरते रहते ये, है ना। तो समथिंग लेस देन मास ऑफ स्टोन इनटू में जी का बाइंड फोर्स अब हमारा यहाँ पर पानी दे रहा है। तो क्योंकि हमारा बाइंड फोर्स जो सेकंड वाले केस में रिड्यूस कर गया है ना, तो हमारा जो लिक्विड डिस्प्लेस है वो हमारा रिड्यूस कर जाएगा, तो हमारा लेवल भी क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। इसको ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा, ऐसा बोलना ज्यादा ठीक होगा। अगर पत्थर बाहर पड़े हैं तो वाटर लेवल मिनिमम है, पत्थर अंदर डाल दिए तो वाटर लेवल थोड़ा सा राइज हुआ, लेकिन अगर पत्थर बोट में डाल दिए और बोट को तैरा दिया तो वाटर लेवल सबसे ज्यादा राइज होगा थर्ड केस में। क्योंकि अपन थर्ड सेकंड आ रहे हैं तो अपने को वाटर लेवल की बजाय वाटर फॉल होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस वाले में वाटर राइज नहीं होता, मैं पत्थर अंदर डालूंगा तो वाटर राइज नहीं होता। यहाँ के मुकाबले वाटर राइज नहीं है ना, सबसे सबसे कम जो है वो वाटर लेवल होगा जब पत्थर बाहर पड़े होंगे, फिर तब जब पत्थर अंदर पड़े होंगे, और सबसे हाईएस्ट तब होगा जब पत्थर इस बोट के अंदर होंगे, क्योंकि इस केस में अपन मैक्सिमम जो है वो बाइंड फोर्स ले पा रहे हैं पानी से, तो मैक्सिमम वाटर अपन डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो लेवल जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर ऐसी है जो पहले है ना, अगर कोई चीज बाहर से न डालोगे तो पक्का राइज ही करने वाला है। लेकिन कोई भी चीज अगर ऐसी है जो पहले तैर रही थी बाद में डूब गई तो वाटर लेवल क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। कोई चीज ऐसी है जो पहले भी तैर रही थी और अभी भी तैर रही है ना, मैं अगर एक और आगे ले लूं यहाँ पर, कोई चीज ऐसी है जो पहले भी तैर रही, जैसे लकड़ी है ना, तो पहले भी तैर रही थी और तुमने लकड़ी के पत्थर यहाँ पे डाल दिए तो अभी ये पत्थर तैर रहे हैं, है ना। तो उस केस में क्या होता है, वाटर लेवल सेम रहता है, ठीक है। अगर आइस हो तो आइस को भी अपन बोल सकते हैं कि आइस जब पिघलेगी तो वाटर ही बन जाएगी, तो वाटर भी वाटर वाटर के ऊपर क्या करेगा, जस्ट फ्लोट करेगा ना। तो जस्ट फ्लोटिंग वाली कंडीशन में भी वाटर लेवल में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। बाकी इसके और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी होते हैं बट अभी अपन इतना ही इसको रख पाएंगे, ठीक है। चलो, तो होपफुली आप लोगों को ये बात जो है वो पसंद, मतलब मालूम होगी, मैं जानता हूँ पहले भी, लेकिन दोबारा से रिवाइज होगी होगी या फिर मे बी अपन ने थोड़ा कैलकुलेटिव नहीं एनालिटिकल बेसिक किया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं बच्चों। अ मास एम अटैच टू अ स्प्रिंग जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, बाद में मास को 2 केजी से बढ़ा दिया, इंक्रीज बाय, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंक्रीज टू अलग बात होती है, इंक्रीज बाय अलग बात होती है। और इसका टाइम पीरियड भी 1 सेकंड से इंक्रीज कर गया। तो पूछा है इनिशियल मास कितना होगा, हुक्सले आपका ओबे कर रहा है, ठीक है। हुक्सले ओबे करता है तो आप स्प्रिंग फोर्स को के एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये तो बड़ा सिंपल है, मेरे ख्याल से टी का वैल्यू कितना होगा, मैं एक आधी बात इसमें आपको और भी बताऊंगा जो आपको अच्छी लगेंगी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में अगर कुछ खास दम नहीं होता तो अपन एक दो बात अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं ताकि जो बच्चा देख रहा है कम से कम उसको कुछ तो बेनिफिट हो, है ना। तो 2 पाई अंडर रूट m/k था आपका पहले, है ना, जहां पर आपका टी का वैल्यू आपका था 2 सेकेंड, ठीक है, मैं आगे लिख दूंगा। बाद में आपने मास 2 ऐड कर दिया तो टाइम आपका t+1 हो गया, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m प्लस
टू बाय के। आपने दोनों को डिवाइड किया तो दिस विल बिकम टी प्लस वन अपॉन में टी ना, मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ के तो कट जाएगा, एम प्लस टू बाई एम बन गया है ना। टी का वैल्यू यहाँ पे टू है तो मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू है ना, और ये हो जाएगा एम प्लस टू अपॉन में एम। अगर अपन स्क्वेयर कर देंगे तो 9/4 इज इक्वल टू एम प्लस टू अपॉन में एम, दिस विल बिकम 9m, दिस विल बिकम 4m, प्लस में 4 टू ज़ा 8, तो दिस विल बिकम 5m इज इक्वल टू 8, और m का वैल्यू हो जाएगा 1.6 kg। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार काश मेरे ज़माने में पेपर आता तो मैं टॉप कर देता, ठीक है। लेकिन उस समय पे जैसे मैंने बोला कि कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं होती थी, लोगों के पास स्कूल ही नहीं होते थे, ठीक है, कोचिंग तो बहुत दूर की बात है। अब इसमें जैसे मैं बोला था कि मैं थोड़ा सा कुछ ऐड भी कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ खास दम जो है वो नहीं था, ठीक है। मैं क्या ऐड करना चाहूंगा बच्चों, कि आपका जो टाइम पीरियड होता है ओमेगा होता है, वो सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, सिस्टम की प्रॉपर्टी है ना। यानी कि आपने स्प्रिंग सेम ही रखा, मास सेम ही रखा, तो टाइम पीरियड आपका बदलता नहीं है, ठीक है। चाहे आप इसको कितना मर्जी स्पीड दो, मीन पोजीशन पे स्पीड कितना मर्जी कर दो इसका, लेकिन टाइम पीरियड कभी भी बदलेगा नहीं। एक बार 2016 के अंदर जेई में इसमें सवाल भी आया हुआ ये वाला, और भी बहुत बड़ा आया होगा, कि पार्टिकल इतने पे था तो इसके एक और हथौड़ा मारा जिससे इसकी वेलोसिटी ट्रिपल हो गई। तो उस केस में हमने ये वाला फॉर्मूला दो बार लगाया था, v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। बट ओमेगा मैंने दोनों केस में क्या लिया था, सेम लिया था। क्यों? क्योंकि ओमेगा सिस्टम की प्रॉपर्टी है ना। तो सर एनर्जी की प्रॉपर्टी कौन सी, एनर्जी की प्रॉपर्टी है बच्चों एम्पलीट्यूड, है ना। तो तुम जितना जोर से हथौड़ा मारोगे उतना ही दूर तक जाएगा, एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज, ठीक है। बट यहाँ पर ओमेगा या टाइम पीरियड हमारा किसका प्रॉपर्टी होता है, सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है ना। जब तक मास और के नहीं बदलेंगे अपन ओमेगा को नहीं बदलेंगे ना। एचसीयू में सवाल भी ऐसा कि एम है, जब ये मीन पोजीशन पे जा रहा था तो यहाँ पे हमने एक और ब्लॉक रख दिया है, ठीक है। तो उसमें अपन मोमेंटम कंजर्व तो करते ही करते हैं, लेकिन बाद में अपन ओमेगा भी चेंज करते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है बच्चों, हमारा यहाँ पर सिस्टम हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि टी ओमेगा एफ ये सब क्या है, ये सिस्टम के प्रॉपर्टी है, सिस्टम सेम है तो ये सेम ही रहते हैं, ठीक है। और हमारा एनर्जी का जो प्रॉपर्टी है, यानी हथौड़ा हमने कितनी, हमने वेलोसिटी कितनी दी, हमने एनर्जी कितनी इम्पार्ट की, उसका जो फंक्शन है वो ए होता है बच्चों, ठीक है। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग रहती है तो कई बार अपन एनालिटिकल क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा, लेकिन अभी मैंने रिसेंट टाइम में सोल्व किया था, जहां पर भी इस वाली बात से मुझे हेल्प मिली थी, मुझे अच्छे से याद है। तो होपफुली आप लोगों को भी कभी ना कभी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अगला वाला क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, एक बॉल को आपने थ्रो किया है और इसका मोमेंटम डिक्रीज करता है और फिर इंक्रीज करता है ना, ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा और फिर धीरे 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 वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो क्या ये मोमेंटम के कंजर्वेशन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है ना। तो भाई कंजर्वेशन, कोई कंजर्वेशन मोमेंटम हमेशा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी कि हमेशा लगता है। तो जब कंजर्वेशन मोमेंटम एप्लीकेबल होगा तभी तो अपन उसको लगाएंगे ना। तो कंजर्वेशन मोमेंटम अपना कब एप्लीकेबल होता है, यहाँ पर हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ी बात ये वाली अलग तरह से घूमती भी है, बट उस वाली बात को अगर मैं छोड़ दूं तो अगर मैं बोलूंगा कि फोर्स अगर आपका जो एक्सटर्नल है अगर वो जीरो होता है तो ही तो आप बोलते हो कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो अगर आप फोर्स जो है आपका जीरो रहेगा सिस्टम पर तो आपका सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब यहाँ पर सवाल आता है आपने सिस्टम क्या लिया है। अगर आपने सिस्टम बोल लिया है, ठीक है, अगर आपने सिस्टम जो है यहाँ पर बोल लिया है तो जाहिर सी बात है उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स है एम जी, तो उस पर तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगना ही नहीं चाहिए, तो वायलेशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो उसमें तो फिर हम बोलेंगे कि वायलेशन कहाँ हुआ है ना, वायलेशन तो कहीं भी हुआ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो तो फिर क्वेश्चन का कोई खास सेंस भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि फिर इसने जो है वो आ, ये नहीं लिया होगा, है ना। इसने क्या किया होगा, इसने इसको और अर्थ को एक सिस्टम माना होगा, है ना। मैं इस, क्योंकि देखो उस जमाने में क्वेश्चन सब्जेक्टिव आते थे तो आपको ही पूरी पूरी पॉसिबिलिटी आपको एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। एग्जामिनर तो आपका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखेगा, उसको जो पसंद आएगा आप उतने ही आपको मार्क्स अवार्ड कर देगा, ठीक है। सपोज करो मैंने इस सिस्टम ले लिया, मैंने इसका वेलोसिटी v ले लिया, है ना। तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे, है ना, हम क्या कहेंगे, अगर इसका वेलोसिटी जो है यहाँ पर हमारा v हो गया धीरे धीरे, है ना। तो अगर मैं इसको ऊपर फेंकूंगा, ये मास m हो गया, है ना।
और लेट से इस समय पे अर्थ का वेलोसिटी आपका 0 है, ठीक है। तो अगर इस पे mg नीचे फोर्स लग रहा है तो इस पे भी mg ऊपर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अगर इस पे mg फोर्स ऊपर लग रहा होगा तो जैसे जैसे इसका मोमेंटम, अब इस सिस्टम को अगर देखोगे, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व। तो इस वाली बॉल का अगर मोमेंटम जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है, तो अर्थ पे एक फोर्स है, उसे कारण अर्थ का इधर की तरफ एक वेलोसिटी आ रहा होगा। जाहिर सी बात है वो वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होगा, लेकिन मोमेंटम कंजर्व करने के लिए काफी होगा, क्योंकि अर्थ का मास क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो जो इसका मोमेंटम लॉस हो रहा है उतना ही मोमेंटम अर्थ को मिल जा रहा है। बट अर्थ का मास कितना होगा यार, ये 1 kg ले लेते हैं, ठीक है। इसका वेलोसिटी 2 ले लेता हूँ, अर्थ का मास कितना हो गया, 10 की पावर 25 kg हो गया, है ना। तो उसको जो विलो अगर मान लो इसका जीरो भी हो गया उस समय पर मोमेंटम, तो उस समय पर अर्थ का वेलोसिटी तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है, ठीक है, लेकिन मास बहुत ज्यादा होने के बाद अर्थ का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, ठीक है। तो अपने को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा जो है अपने को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अपन क्या बोलेंगे, अगर मैं बुल को अकेले को सिस्टम कंसीडर करता हूं तो देर इज एन एक्सटर्नल फोर्स, और अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो वी डू नॉट कंजर्व मोमेंटम, ठीक है। और अगर मैं अर्थ और बॉल और अर्थ को एक सिस्टम कंसीडर करता हूं तो देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, बट सिंस जो बॉल जो है वो ऊपर जा रही है एंड इट इज लूजिंग मोमेंटम, तो अर्थ पर भी एक अट्रैक्टिव फोर्स mg का लग रहा है एंड इट इज गेनिंग मोमेंटम, ठीक है। तो वो मोमेंटम आपका कंजर्व ही रहेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन आपका वायलेट नहीं होता है, ठीक है। होपफुली मैंने इसको ठीक तरह से एक्सप्लोर किया हो, मे बी किसी को कोई भी सजेशन लगे, क्योंकि क्योंकि देखो ये क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, इन पे अपन कितना भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी का कोई और पर्सपेक्टिव आ रहा हो, मेरे दिमाग में ये वाला पर्सपेक्टिव आया, किसी को और पर्सपेक्टिव आ रहा हो तो ही और शी कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट, ठीक है। अगर अपन ने कोई भी मिस्टेक की होगी तो वी विल डेफिनेटली एक्सेप्ट इट, ठीक है। चलो, या अपन ने उतना एक्सप्लोर नहीं किया हो जितना एक्सप्लोर करना चाहिए था, ठीक है। तो आपका सजेशन जो है अपन कमेंट अगर कोई अच्छा डालता है तो अपन उसको पिन भी कर सकते हैं, अगर है ना बाई चांस, क्योंकि इतना देख अब क्या होता क्या है कि अपन 1-1.5 घंटे का वीडियो बना रहे हैं। अब इसमें कोई छोटी सी गलती हो जाए तो उसको पूरी वीडियो को तो अपन डिलीट नहीं करते, तो बाई चांस कोई एरर होता है तो अपन, कोई बच्चा कमेंट में पॉइंट आउट कर देता है तो अपन उसके कमेंट को पिन कर देते हैं, खुद ही अपन डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल देते हैं, ठीक है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 20 ग्राम की बुलेट है, ठीक है, जो दो प्लेट रखी है यहाँ पर 1 kg की और 2 kg की। यहाँ पे देखो मास कितना अच्छे सेट करके दिया है आईआईटी ने, है ना, ताकि कैलकुलेशन में कोई भी झंझट ना बने। ये फाउंड किया जाता है कि पहले दोनों प्लेट रेस्ट में थी और बाद में दोनों इक्वल वेलोसिटी से जाती हैं, और ये बोल दिया गया है कि ये वाली जो गोली है सेकंड प्लेट के अंदर रुक जाती है, धंस जाती है, ठीक है। तो पूछा है इसने कितना परसेंट अपना इनिशियल वेलोसिटी लॉस किया था जब ये m1 और m2 के बीच में थी, ना कि यहाँ थी, है ना। और ये सब दे दिया कि दोनों स्मूथ टेबल पर हैं और कोई मटेरियल लॉस वगैरह, कुछ मास लॉस वगैरह नहीं हुआ। आखिरी वाली जो लाइनें होती हैं वो तो अजम्पशंस ही होते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक जो लाइनें होती तो, है ना, खासकर थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग देखोगे तो कई लोग ऐसे ही डर जाते हैं, क्वेश्चन इतना बड़ा है, अरे थर्मोडायनेमिक्स तू देख तो ले भाई, आधे तो ज्यादा अजम्पशन है उसके अंदर, और वो सारे अजम्पशन वही हैं जो तू हमेशा देते ही चला है, ठीक है। खैर, इस सवाल को अपन करते हैं बच्चों। तो अपने को इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, 2 बार लगा देते हैं ना। पहले गोली का मोमेंटम कितना था, 20 ग्राम, यानी कि 20/1000 मास हो गया, वेलोसिटी v मान ली। बाद में ये दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और गोली भी इसके अंदर है, तो तीनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो तीनों का कंबाइन मास कितना होगा, ये प्लस ये 3 kg और एक 4 kg, तो 4v1। तो यहां से हम बोल सकते हैं बच्चों v1 का वैल्यू कितना आ गया, ये 20 कटेगा 50 पे, तो v1 का वैल्यू आ जाएगा v/200, यानी कि इसका स्पीड बाद में v/200 हो जाएगा, और इसका भी इसका हो गया v/200, और बाद में इसका भी v/200 बनने वाला है, ठीक है। लेकिन जब गोली पहली बार निकली होगी तब तो नहीं होगा, है ना। तब अपन यहाँ पर दोबारा से इसका, अपन यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने को निकालना है गोली की स्पीड तब कितनी थी जब गोली यहाँ पर थी, इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में थी, ठीक है। तो अपन उसके लिए भी काम कर सकते हैं बच्चों। तो अभी अपन इस पे तो आए ही नहीं है, ठीक है। पता नहीं इसकी अपने को जरूरत भी थी या नहीं थी, शायद जरूरत थी, ठीक है। तो अपन इस वाली पोजीशन में और इस वाली पोजीशन में मोमेंटम कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार मोमेंटम कंजर्व करता हूँ। तो पहले मैंने मोमेंटम कंजर्व किया बच्चों जब गोली यहाँ थी और जब गोली इसके अंदर धस गई, और सेकंड वाली कैसे मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ, जब गोली यहाँ है और बाद में जब गोली यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तब तक गोली इस वाली प्लेट पे तो लगी नहीं, इस वाली प्लेट का तो स्पीड कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो और हाँ, तो इस वाली प्लेट को मैं क्या बोलूंगा बच्चों,
इस वाली प्लेट का स्पीड तो जीरो है जब तक गोली यहाँ पर नहीं टकराएगी, ठीक है। तो सेकंड वाली, क्योंकि गोली बीच में है ना, गोली भी वहां तक पहुंची नहीं है, पहुंचेगी तो इसको भी देगी v/200, बट अभी तो नहीं दिया है। तो अपन वन और इस टू वाले में मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो गोली का मास बच्चों 20/1000, गोली का वेलोसिटी v, बाद में इसका मास कितना है, पहली वाली का 1 kg, तो 1, इसका वेलोसिटी तो v/200 हो चुका होगा ना, क्योंकि गोली जब यहाँ है और जाकर के यहाँ लगेगी तो इस पे थोड़ी कोई इम्पैक्ट आएगा। तो इसका तो वेलोसिटी जितना बनना है उतना ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी अपन अभी भी v/200 ही लिखेंगे। प्लस में गोली का वेलोसिटी कितना होगा, मास वही 20/1000, और वेलोसिटी मैंने बोल दिया v1 लेट से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे बच्चों, तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो लेट से मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, तो दिस विल बी 2v/100 माइनस v/200 इज इक्वल टू 20 अपॉन में 1000 v1। तो आप एलसीएम लोगे तो दिस विल बी 200, और ये आपका हो जाएगा 4 - 1 3v इज इक्वल टू 20v1/1000। तो ये 5 से काटोगे, दिस विल बिकम 4, तो v1 का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 3v/4 आ जाएगा। तो पहले वेलोसिटी v थी, बाद में 3v/4 हो गई। तो कितना परसेंट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी में इसने लूज कर दिया, तो 25% है ना। ये तो उसमें ख्याल से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, v है, अब 3v/4 रह गई है, तो 25% लूज कर दी, 75% रिमेनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, ठीक है। तो देखो जरा अपना क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन में ये हमें दे रखा है यहाँ पर कि ये दो ब्लॉक हैं, एक M1 दे रखा है आपको, एक M2 दे रखा है, दोनों का मास दे रखा है आपको, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट दोनों के लिए अलग अलग है, ठीक है। और अपने से पूछा गया है कि एज्यूम करो कि स्ट्रिंग जो है वो टॉट है, और दोनों का कॉमन एक्सेलेरेशन बताओ, और दोनों का टेंशन इन स्ट्रिंग बताओ, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में तो अपने को ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, अपन इजीली आंसर निकाल सकते हैं, बट फिर भी मैं इसको हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। हम जानते हैं कि जब एक ब्लॉक जो है एक वेज पर रखा होता है, तो इस ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए टेन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए म्यू से, तो ये स्लाइड कर पाएगा। यहाँ पे एंगल कितना है बच्चों, 37। तो टेन 37 का वैल्यू कितना होता है हमारा, 3/4 होता है, यानी कि कितना होता है, 0.75। तो म्यू का वैल्यू अगर 0.75 से आपका जो है वो छोटा है ना, अगर आपका टेन थीटा म्यू से बड़ा होता है तो ये स्लाइडिंग करता है, नहीं तो नहीं करता है, ठीक है। तो म्यू, अगर मुझे स्लाइडिंग करवानी है तो मुझे म्यू का वैल्यू छोटा रखना पड़ेगा यहाँ पर 0.75 से, ठीक है। अगर म्यू का वैल्यू 0.75 से बड़ा हो जाएगा तो स्लाइडिंग नहीं होगी। तो आप यहाँ पे देखोगे तो म्यू आपके जो है इस वाले केस में तो लिमिटिंग है ना। ये कौन सा है, M2 है। M2 वाला तो क्या था, यहाँ पर ये M1 है, सॉरी माफ करना, ये M1 वाला है। तो M1 वाला तो लिमिटिंग में था, यानी कि M1 वाला स्लाइड नहीं करने वाला था, क्योंकि टेन थीटा अगर म्यू होता है तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला केस होता है। तो M1 ने बोला मेरे को स्लाइड नहीं करना, लेकिन M2 का जो म्यू है वो बहुत ही कम था, 0.25, और वो स्लाइड करने लग गया। जैसे स्लाइड करने लग गया तो टेंशन आ गई, और टेंशन आ गई तो वो M1 को रुकने नहीं देगा ना। M1 पर क्या था, जो mg साइन थीटा है और म्यू एम जी कोस थीटा, वो दोनों बराबर थे, ठीक है। बट जैसे ही टेंशन आई तो बेचारा इसको भी मूव करना पड़ेगा। तो ये दोनों ब्लॉक्स जो है वो एक साथ नीचे की ओर मूव करेंगे। उसके बाद तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी बन जाता है, अगर आपने ये वाली बात फाइंड आउट कर ली। क्योंकि जेई ने 2000 अभी रिसेंटली 2010 के बाद ऐसा एक और सवाल दिया है जो मैच द फॉलोइंग के अंदर आया था, तो उसमें ये वाली चीज अपने को हेल्प करती है, ठीक है। इस वाली बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। टेन थीटा अगर ग्रेटर देन म्यू होगा तो वो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, इनक्लाइन प्लेन पर टिक नहीं पाएगा, ठीक है। खैर इस वाले केस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये वाला ब्लॉक तो टिकने वाला था, बट ये इसने इसको घसीट लिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही ब्लॉक जो है वो एक साथ चलेंगे, और अगर एक साथ चलेंगे तो हम यहाँ पर उनका आसानी से निकाल सकते हैं ना। अगर मुझे एक्सेलेरेशन निकालना है तो अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो मैं इनको एक ब्लॉक ट्रीट कर सकता हूँ। अगर एक ब्लॉक ट्रीट करूंगा इनको तो मैं क्या बोल पाऊंगा बच्चों, कि इसको नीचे घसीटने वाला, अब मेरे को टेंशन लिखने की जरूरत ही नहीं है अगर दोनों को एक ट्रीट कर रहा हूँ। टेंशन क्या हो गया, इंटरनल। तो नीचे का फोर्स कितना आ गया बच्चों, M1 प्लस M2 जी साइन थीटा, ये फोर्स इसको घसीट रहे। रोकने वाला क्या होगा, म्यू1 M1 जी कोस थीटा, अपना पूरा ट्राई करेगा वो, काइनेटिक लगेगा, माइनस म्यू2 M2 जी कोस थीटा इज इक्वल टू M1 प्लस M2
N2 में A, ओ यहाँ पे तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, N2 में A, है ना। तो यहाँ से देखो आपका M1 M2 दे रखा है, G दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, म्यू वन दे रखा है, M1 G को सब कुछ दे रखा है। तो आप आसानी से यहाँ से एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही आपका एक्सेलेरेशन आ जाएगा, आप सिर्फ M1 के ऊपर काम कीजिए, है ना। तो वो कितना हो जाएगा आपका M1 G साइन थीटा। मेरे ख्याल से सिर्फ वैल्यू ही आपको पुट करनी है ना, आंसर में चाहूँ तो आपको निकाल देता हूँ, ठीक है। तो आंसर जो है हमारा कितना आ गया, ए का वैल्यू डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, M1 प्लस M2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या निकल करके आ गया बच्चों, यहाँ से ए का वैल्यू निकल करके आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर तो ना। घसीटने वाला फोर्स M1 M2 साइन थीटा, रोकने वाला फ्रिक्शन, ठीक है। अपॉन में टोटल मास, तो ये ए का वैल्यू निकल करके आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे बच्चों, टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक ब्लॉक पे काम कर दो, ऐसे ही तो करते हैं, है ना। अगर दो चीज कॉमन से मूव कर रही है, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं कंसीडर, ठीक है। इसमें भी आप हो सके तो मैं एक बात आपको बताऊंगा जहां पर अपन थोड़ा टाइम सेव कर सकते हैं। पर वीडियो लंबी हो रही है, मुझे लग रहा है कि ज्यादा लंबा इसको अपने को और नहीं खींचना चाहिए, ठीक है। पता नहीं अब तक कितने की बन चुकी है ऑलरेडी। खैर, M1 का अपन कर देते हैं, ये टेंशन T हो गया। नीचे आएगा M1 G साइन थीटा, और पीछे आएगा म्यू1 M1 G कोस थीटा, है ना। तो क्या बोलेंगे बच्चों, T प्लस M1 G साइन थीटा माइनस म्यू1 M1 G कोस थीटा इज इक्वल टू M1 इंटू में A, है ना। अब ए हमने पहले ही निकाल लिया है, उसकी वैल्यू अपन पुट कर देंगे, सब कुछ मालूम अपने को, यहाँ से टेंशन निकल करके आ जाएगा। तो आपको बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। और कैलकुलेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एंगल बड़ा अच्छा दे रखा है, मासेस बिल्कुल अच्छे दे रखे हैं, ठीक है। जस्ट मैंने इसको सोल्व नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो इतनी लंबी बन जाए कि ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये आपके सारे सारे आंसर्स हैं बच्चों। आप अपन इसको जो है वो पीडीएफ फॉर्म में, जाहिर सी बात है, डिस्क्रिप्शन में डल ही चुका है, ठीक है। और बीच बीच में अपन ने थंबनेल जो है वो थोड़ा बहुत तो अपन ने लगाए थे, लेकिन मेरे ख्याल से बाद में अपन जो है वो थंबनेल लगाना भूल गए हैं, ठीक है। खैर अब भूल गए तो वो वाटर मार्क थंबनेल कह रहा हूँ मैं, गलती से। हाँ, यहाँ तक तो निकाले, 10 तक तो अपन ने लगाए थे, खैर आगे अपन भूल गए हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर अपना कोई कोई उठाता भी है तो ये भी सौभाग्य की बात है। एनीवेज बच्चों, अगर कोई भी आपका सजेशन हो, है ना, कि सर सॉल्यूशन में आप ये वाली चीज लेकर के आओ, ये वाली चीज ना लेकर के आओ, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। और अगर आप चाह रहे हो कि सीरीज जल्दी जल्दी आगे बढ़े, तो भी कमेंट बॉक्स में डाल करके इनकरेज करें, है ना। तो कोई भी सजेशन हो कि सर आपने ये तेज पढ़ाया, धीरे पढ़ाया, ये करा वो करा, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें और एनकरेज करें मुझे भी, एक सर को भी, ताकि हम जो है वो आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी, है ना, दोनों के लिए भी। वो गिव एंड टेक तो दोनों चलते हैं, ठीक है। तो जो भी देख रहा है वीडियो, जिसको भी वीडियो पसंद आए हल्का हल्का, तो वो लाइक करके या कमेंट करके जरूर जो है वो थोड़ा एनकरेज करें। और शेयर वेयर करना हो तो कर देना यार, अक्सर लोग शेयर वेयर तो करते नहीं है, मैं उतना नहीं बोलूंगा तुम्हें, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट कोई सजेशन होता है, एटलीस्ट जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। तो होपफुली साउंड वगैरह सब सही होगा, क्योंकि मैं ये रात को शूट कर रहा हूँ और मैंने पंखे वंखे भी बंद कर रखे हैं, ठीक है। तो ताकि नॉइस वगैरह जो है वो ना आए। खैर एनीवेज, मिलते हैं बच्चों 1980 के पेपर के साथ, जो है वो अपन जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट जेई मेंस के लिए, अपन फिर से मिलते रहेंगे। अगर आप लोगों का जो है वो फीडबैक अच्छा आता है, तो अपन जाहिर सी बात है एनकरेज होकर के और वीडियोस डालेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर। 1980 के पेपर के साथ हम वापस मिलेंगे, बाय बाय।